Okay. Welcome to all. Welcome to all. बात कर रहे हैं फ्लूइड मशीनरी एज अ सब्जेक्ट यहां पर। ठीक है, जल्दी से जुड़िए, सभी जुड़िए जल्दी से। स्टार्ट करते हैं फिर सब्जेक्ट को, स्टार्ट करते हैं फिर सब्जेक्ट को। This is clear now, voice is clear. ओके, सो चलिए फिर फ्लूइड मशीनरी शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड मशीनरी को हम एज ए इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है हमारे लिए फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में बात करता हूँ पहले, तो इसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है हमारी लाइफ में। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो जो हमारे पास गेट एग्ज़ाम होता है, तो गेट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फ्लूइड मशीनरी का जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, अगर नंबर्स के बेसिस पर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट से कम होते हैं, बात ठीक है। बट अगर मैं ईएससी में बात करूं, अगर मैं जेई में बात करूं, तो इसके जो नंबर्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्लूइड मशीनरी से आपको मैकेनिकल में जो हमारे पास ईएससी या वेरियस पीएससीज जो हमारे पास एग्जाम होते हैं, पीएसयूज एग्जाम्स, वेरियस पीएसयूज एग्जाम्स, उसमें हमारे पास वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम पहली बात तो इस सब्जेक्ट को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये एक अलाइड है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करते हुए हमारी फ्लूइड मशीनरी की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने एज अ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं उससे आगे ही चलने वाले हैं फ्लूइड मशीनरी में, ठीक है। तो उसकी एक तरह से एप्लीकेशंस हैं, जैसे प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो उसी की यहाँ पर एप्लीकेशन रहेगी, यूलर थ्योरम की एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्लूइड मशीनरी को अब डील करने वाले हैं बस, ठीक है। तो अगर हम सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही अगर मैं वेटेज ऑफ मशीन्स की बात करूं तो वेटेज ऑफ मशीन्स की ही मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में काफी एक अच्छा वेटेज हुआ करता है इन द सेंस ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गेट की बात करूं तो अराउंड आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं इन द गेट एग्जाम्स, ठीक है। जब हम गेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पर मार्किंग की बात की, तो कहीं ना कहीं मार्किंग हमारी 3 से 4 बैठती है, और 3 से 4 मार्किंग काफी हो जाती है गेट पर्सपेक्टिव से। बट अगर मैं ईएससी की बात करूं तो ईएससी में इसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करता हूं ईएससी में, तो अराउंड आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं फ्लूइड मशीनरी से। अराउंड आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं फ्लूइड मशीनरी से, ठीक है। और जेई में भी बात करो तो जेई में भी आपको अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन फ्लूइड मशीनरी से मिल जाते हैं फॉर बोथ ब्रांचेस, सिविल एंड मैकेनिकल। जबकि गेट में थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। गेट में अगर मैं बात करूँ तो फॉर सिविल इंजीनियर्स ये मैक्सिमम वन क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पर ईयर हर एक उसमें आ जाते हैं। बट इस बार 2021 के नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये भी दिया हुआ है कि हमारा जो सिविल से फ्लूइड मशीनरी है उसको गेट में स्किप कर दिया है। बट गेट में स्किप करने से क्या होगा कि हमारे पास जो ईएससी है उसमें तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। तो अगर ईएससी में पढ़ना पड़ रहा है तो आपको इसको थोरोली अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में ही बिल्कुल आकांश बिल्कुल हम जो
टोटल सिलेबस है वो ईएससी के बेसिस पर करने वाले हैं, ईएससी के बेसिस पर टोटल सिलेबस हम करने वाले हैं और साथ ही जेई के बेसिस पर भी हम लेके चलने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कंटेंट हमारा कहीं ना कहीं 2 आवर्स पर डे के हिसाब से अराउंड 20 डेज जाने वाला है। अगर हम 20 डेज की एनालिसिस करें तो हमारा फ्लूइड मशीनरी इन डेप्थ कवर होने वाला है अच्छे से। अगर मैं मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास जितना भी मैकेनिकल स्टूडेंट में जितना भी हम बात करते हैं एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट की, तो एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एक तो अगर हम बात करें तो पावर प्लांट, एक आईसी इंजन एंड साथ में अगर हम बात करें तो फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी का जो बेसिक नेम होता है उसको हम हाइड्रोलिक मशीन्स बोल देते हैं। हाइड्रोलिक मशीन और फ्लूइड मशीनरी में डिफरेंस क्या होता है? जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार फ्लूइड मशीनरी हाइड्रोलिक मशीन दोनों ही सिमिलर होता है, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप सीधा आंसर दोगे कि सर हाइड्रोलिक्स का मतलब वाटर होता है, वाटर से रिलेटेड चीजें, ठीक है, कि इससे इतना तो मुझे पता है, बात ठीक है। बट एक मैं व्यू आपको और साथ में एड ऑन करूंगा कि कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड मशीनरी आप इन पावर प्लांट पढ़ चुके हो। अगर मैंने आपसे कहा कि पावर प्लांट आपने पढ़ लिया, आपने कहा हाँ, तो फिर आपने फ्लूइड मशीनरी को पावर प्लांट में आप पढ़ चुके हो। इस चीज को अभी मैं आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फ्लूइड मशीनरी। तो सबसे पहले फ्लूइड को समझो, सबसे पहले फ्लूइड को समझो, उसके बाद मशीनरी को समझते हैं, उसके बाद हम फ्लूइड मशीनरी को एज अ कंबाइंड समझेंगे, ठीक है। हम पूरी डेप्थ के साथ जाने वाले हैं फ्लूइड मशीनरी में। याद रखिएगा कि एक बार, अगर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने एक बार थोरोली फ्लूइड मशीनरी को यहां पर पढ़ लिया, 2 आवर्स देने, ठीक है, पर डे बेसिस पर, और मैक्सिमम 20 डेज तक जाना है फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट, मेनली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूं तो सिविल स्टूडेंट्स के लिए नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं मान सकता हूं फ्लूइड मशीनरी को, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल अपनी लाइफ में देख के चलते हैं, जो मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि हाइड्रोलिक्स मशीनरी में जितना भी हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारा मैकेनिकल की जो एप्लीकेशन है उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। बट ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर्स उस चीज को स्किप करके चले आएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नंबर स्कोर करने हैं। नंबर स्कोर करने के लिए आपकी जो एप्लीकेशन बेस्ड जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलते हैं ईएससी में और वेरियस पीएसयूज में और साथ ही जेई में। तो जेई स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ A to Z क्वेश्चंस करने वाले हैं। 20 डेज का हमारा जो पैटर्न होने वाला है, सबसे पहले अगर फ्लूइड मशीनरी से भी मैं पहले एक बात करता हूं आपसे कि जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मशीनरी, इंट्रोडक्शन, और साथ ही इस चैप्टर में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ जेट। सेकंड हमारा कंटेंट रहेगा हाइड्रोलिक टरबाइंस। उसके बाद हमारा कंटेंट रहेगा हाइड्रोलिक पंप, एंड देन फोर्थ miscellaneous डिवाइसेस लाइक जैसे कि हम बात करते हैं टॉर्क कन्वर्टर, बात करते हैं हाइड्रोलिक रैम की, ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोलिक कपलिंग की, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे मिसलेनियस का पार्ट रहेंगे। आपको ये एक व्यू होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये एक व्यू होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑफ जेट, साथ में हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप एंड मिसलेनियस, तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए किसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो फर्दर पहले हम आगे जाने से पहले मैं ये कहूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं आप सभी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ओपन सेशन है ये, ठीक है, ओपन सेशन है, फ्रेंड्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, फ्रेंड्स को जल्दी से ज्वाइन कराइए, ठीक है। और साथ ही फिर हम बात कर लेते हैं ओके हाँ बिल्कुल प्रियांशु जी, बिल्कुल मैकेनिकल का भी 20 डेज चलेगा। 20 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो। टोटल हम कवर करने वाले हैं 20 डेज में पूरा फ्लूइड मशीनरी, जिसमें ये पूरा कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। इस कंटेंट में अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन, जिसकी हम आज बात कर लेंगे, साथ ही इम्पैक्ट ऑफ जेट को भी हम आज देखने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद हाइड्रोलिक टरबाइन, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का वो हाइड्रोलिक टरबाइन है, ठीक है। इस फ्लूइड मशीनरी में अगर मैं आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल एंड फॉर सिविल हाइड्रोलिक टरबाइन से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर सिविल इंपैक्ट ऑफ जेट से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बट मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है हाइड्रोलिक टरबाइन। उसके बाद अगर मैं पंप की बात करूं तो हाइड्रोलिक पंप्स में कहीं ना कहीं हमें एनपीएसएच के हिसाब से क्वेश्चंस काफी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और काफी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एनपीएसएच के, ठीक है। तो ये जो आपके पास काफी एक ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं वो ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमें सब कुछ सीखते हुए चलना है। और फाइनली आपकी जो एनपीएसएच के क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमेशा डाउट में रहते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं कि एनपीएसएच क्या होता है। मेरे साथ आप इसको फाइनली अच्छे से समझ जाओगे कि एनपीएसएच चीजें क्या होती हैं इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो उन चीजों को हम थोरोली देखेंगे, डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस, मेरे जो पैटर्न रहने वाला है वो कहीं ना कहीं इस तरह से रहने वाला है कि आपको जैसे जैसे मैं आपको कंटेंट पर डे, समझिएगा इस चीज को, पर डे जब मैं कंटेंट की बात करूंगा तो उससे रिलेटेड पर डे आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड पर डे आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। और इस असाइनमेंट में जितने क्वेश्चंस होंगे वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करेंगे, ठीक है। जो हम क्वेश्चंस होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वो एटलीस्ट यहाँ देखिएगा एक नंबर है 989719199827, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट यहाँ एक हाई मैसेज डालिएगा, ठीक है, और ये बोलिएगा कि हाँ हमें ग्रुप में जोड़ लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए एक रिक्वेस्ट डालिएगा, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि फाइनली आपको टेलीग्राम पर जोड़ लिया जाएगा और जितने भी असाइनमेंट आज अपलोड होंगे, डेली बेसिस पर अपलोड होंगे असाइनमेंट, वो आपको करने हैं। क्योंकि जो हमारी क्लासेस चलने वाली हैं उन क्लासेस में असाइनमेंट को मैं लेके चलूंगा डेली बेसिस पर। तो जब असाइनमेंट डेली बेसिस पर चलेगा तो आपको असाइनमेंट मिलना भी चाहिए। तो असाइनमेंट के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम के लिए आप इस नंबर पर टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे और साथ ही फिर हम उस असाइनमेंट्स को देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो पर डे बेसिस पर आज जो हम बात करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आपको डेली बेसिस पर इसको सिक्वेंसली देखते हुए चलना होगा। क्लियर, ठीक है, ठीक। ठीक है संदीप जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक, ओके। तो बस हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स का फायदा हो सके एटलीस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्लूइड मशीनरी को समझने के लिए बहुत ही डेप्थ के साथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में हम फ्लूइड मशीनरी को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ में इस ग्रुप में यहाँ पर आप मैसेज डाल सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं फ्लूइड मशीनरी की तरफ, ठीक है, आगे चलते हैं फ्लूइड मशीनरी की तरफ, ठीक है। ये हमारा कंटेंट हुआ। देखिए ये एकदम गारंटेड बात है, आपने अगर ये 20 मतलब 40 आवर्स, अगर आपने ये 40 आवर्स अच्छे से मेरे साथ टाइम स्पेंड किया यहाँ पर पढ़ते हुए, तो फिर 101% कह रहा हूँ फ्लूइड मशीनरी से आपका, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप जेई का दे रहे हो एग्जाम, चाहे गेट का, चाहे ईएससी का, 101% आपसे सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, सारे क्वेश्चन, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको वो 20 डेज में 40 आवर्स पढ़ते हुए फाइनली फ्लूइड मशीनरी कंप्लीट करनी है नहीं, और सिर्फ एक रिवीजन, मुझे ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन चाहिए आपका बाद में, ठीक है, क्योंकि आपके रिवीजन तो मैं असाइनमेंट के साथ ही करवाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे तो फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड से आप क्या समझते हैं। सिंपल एक फ्लूइड की डेफिनेशन की बात करूं तो फ्लूइड से इंजीनियरिंग डेफिनेशन की बात करूं तो इंजीनियरिंग डेफिनेशन आप किस तरह से दोगे, फ्लूइड की इंजीनियरिंग डेफिनेशन किस तरह से देंगे, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। जनरली आप ये बोल देते हैं कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड हम नेचर वाइज बात करते हैं
कि जो हमारे पास स्टेट है, स्टेट क्या होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम जैसे स्टेट की बात कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात सोच रहे होते हैं, और हम कह रहे होते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास हैं, लिक्विड के बहुत दूर दूर हैं, और गैस के और भी ज़्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी बात कर रहे होते हैं एक सिंपल डेफिनेशन में। फिर बात कर लेते हैं एक शेप की, कि शेप यहाँ सॉलिड की क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है, गैस की क्या होती है, कि शेप जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड अपना उसी कंटेनर का शेप लेके चल लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ की बात किया करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको पता है, मैं इसके अंदर नहीं लेके जाऊंगा आपको। मैं जो लेके जाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं फ्लूइड की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन हम किससे निकाल के चलते हैं, इंजीनियरिंग, बेसिक इंजीनियरिंग डेफिनेशन। बेसिक इंजीनियरिंग डेफिनेशन वो क्या है, डेफिनेशन वो क्या है, सबसे पहले फ्लूइड की वो डेफिनेशन समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फ्लूइड को फ्लूइड ही क्यों बोलते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर मैटर को सॉलिड क्यों नहीं बोलते और फ्लूइड क्यों नहीं बोलते, वो आती है हमारी फोर्सेस से। हमारी वो डेफिनेशन आती है फोर्सेस से। फोर्सेस किस तरह से, जरा सोचिएगा। अगर आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, अगर आपके पास एक सॉलिड बॉडी है, इसे आपने सॉलिड ही क्यों बोला, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये समझिएगा इस चीज को, कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉलिड क्यों है। मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि ये सॉलिड है, ये क्वेश्चन है कि सॉलिड क्यों है। तो उस चीज को समझिएगा। ठीक है, उस चीज को समझिएगा सबसे पहले कि इस पर एक शियर फोर्स लगाइएगा, इस पर एक शियर फोर्स लगाइए, यहां पर शियर फोर्स लगाया, P का शियर फोर्स लगाया। ठीक है, अगर इस P का शियर फोर्स लगाते हुए आप इसमें ये बोलते हैं कि P, मान लीजिए यहां पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, P में आपने 10 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स लगाया, तो इस 10 न्यूटन की वजह से मान लीजिए इसमें एक डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन इन द सेंस जो कि हमारे पास स्ट्रेन सेंस में डिफ्लेक्शन आएगा। कौन सी स्ट्रेन, फाई, जिसे हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें शियर स्ट्रेन में एक डिफ्लेक्शन आया, इस तरह से मान लीजिए ये मेरा फाई का डिफ्लेक्शन आया। ठीक, अगर मैं इस फाई के डिफ्लेक्शन को देखता हूं तो इस पर्टिकुलर P की वजह से, 10 न्यूटन की वजह से इसमें फाई एक डिफ्लेक्शन आया। मान लीजिए एंगल है इसका 2 डिग्री, मान लेते हैं फाई की वैल्यू 2 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो 10 न्यूटन की वजह से इसमें फाई की वैल्यू 2 डिग्री आई। अब क्या हुआ, एक टाइम को सोचिएगा, यहां पर अभी 0 सेकंड से आपने स्टार्ट किया, 0 सेकंड के बाद आपने मान लीजिए 10 सेकंड तक सोचा, तो 10 सेकंड के बारे में आपको सोचना है। टाइम का मैंने बात क्यों की है, अभी इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। 0 सेकंड पर आपने यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू किया। ठीक है, फोर्स लगाना शुरू किया, आपने एक P फोर्स यहाँ पर अचीव किया। P की वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन के बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, आगे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप ये देख रहे हैं इस चीज को कि जब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस पर कुछ डिफ्लेक्शन आया, बट मैंने फोर्स नहीं बढ़ाया। फोर्स क्या है इस ड्यूरेशन में, फोर्स क्या है इस ड्यूरेशन में, फोर्स है कॉन्स्टेंट। अगर मेरा फोर्स इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, जो आपने शियर फोर्स लगाया है इसके ऊपर, अगर वो शियर फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन जा रहा है भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस 10 न्यूटन की वजह से जब तक आप फोर्स और नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप फोर्स और नहीं बढ़ाते हो, तो आप क्या देखते हो, टाइम कितना भी चला जाए आगे, चाहे 10 सेकेंड हो, चाहे 20 सेकेंड्स हो, चाहे आपके पास 1 आवर हो, कुछ भी टाइम हो, ठीक है, आपको क्या दिखता है, हर एक स्नैपशॉट लीजिएगा, हर एक पर स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, और आप देखिएगा उस चीज को कि क्या आपको मिल रहा है, जो ये शेप डिफॉर्म हुई है, यही शेप आफ्टर एक टाइम के बाद भी आपको यही शेप मिल रही है, जब आपने P फोर्स सेम लगाया हुआ है। जब आपने P फोर्स सेम लगाया हुआ है, कितना, 10 न्यूटन, आप फोर्स को नहीं बढ़ा रहे हो, आप टाइम को बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जा रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक आप यहाँ पर एक छोटा सा एक फोटो खींचिए, उस फोटो के साथ में आपको क्या मिल रहा है कि यही जो आपके पास फिगर है वही मिल रहा है आफ्टर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद भी। ठीक है, तो यहां पर अगर बॉडी में क्योंकि ये मैंने नहीं कहा है सॉलिड है, सॉलिड की ही डेफिनेशन की बात हो रही है, ये मैंने नहीं कहा सॉलिड है, सॉलिड की डेफिनेशन की बात हो रही है। तो सॉलिड की डेफिनेशन कहां से आई कि अगर आपने एक फोर्स को नहीं बढ़ाया, फोर्स को कांस्टेंट रखा, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पासेस आपको क्या डिफॉर्मेशन मिलता है, डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है डिफॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। देख रहे हो यहाँ 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ही मिल रहा है। अगर मटेरियल में डिफॉर्मेशन इस तरह से हो रहा है, तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं सॉलिड, इस मटेरियल को हम बोलते हैं सॉलिड। जिस मटेरियल में ऐसा डिफॉर्मेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं सॉलिड। बट अगर आपसे मैं ये बोलता हूं, एक आपके पास नीचे एक फिक्स सरफेस है,
इस सरफेस के ऊपर ये हमारे पास कुछ मैटर है, ये हमारे पास मैटर है, ठीक है। इस मैटर के बारे में सोचिएगा, ठीक है। ये एक मैटर है आपके पास, आपने क्या किया कि इस पर यहाँ पर आपने एक छोटी सी प्लेट ले ली, ठीक है। इस प्लेट के नीचे ये एक एटम है, जिसके जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एटम्स की स्टडी की थी, ऐसे ही मैं यहाँ पर इस एटम की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस प्लेट पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ जो कि इस एटम से अटैच है, जबकि यहाँ पर जितने भी एटम होंगे उन सबसे अटैच है ये प्लेट, बट मैं इस प्लेट पर कुछ इस तरह की सोचता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस एटम्स पर, इस वाली लाइन पर एक शियर फोर्स की तरह काम कर रही है, इस वाली लाइन पर एक शियर फोर्स की तरह काम कर रही है। तो ये मेरे F क्या हुआ, F क्या हुआ मेरे लिए, एक शियर फोर्स की तरह काम करता हुआ एक फोर्स हुआ, ठीक है। तो ये फोर्स जो शियर फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो अब इस एटम की स्टडी देखिएगा, इस एटम की स्टडी देखिएगा, ठीक है। इस एटम की स्टडी देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, मान लीजिए F की वैल्यू मैंने फिर से वही 10 न्यूटन लगाया, तो अगर मैं F की वैल्यू 10 न्यूटन लगाता हूँ तो इस 10 न्यूटन की वजह से इस एटम पर डिफॉर्मेशन आना शुरू होगा, जैसे आया था इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी आया है ना। ये मान लीजिए ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँचा, कितने टाइम पर, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँचा, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा फिक्स है। तो इस फिक्स सपोर्ट के हिसाब से ही इसका जो चेंज हो रहा है, जो पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी जो स्टडी कर रहे हैं वो इस रेफरेंस से कर रहे हैं। ये रेफरेंस है मेरे पास, जैसे कि इसमें ये रेफरेंस थी, है ना, जैसे कि इसमें ये रेफरेंस थी कि फाई जो हम मेजर कर रहे थे वो यहाँ से कर रहे थे रेफरेंस से। तो इस रेफरेंस से मैंने क्या देखा कि ये आपके पास ये जो एटम था ये यहाँ पहुँच गया, ये इसकी 1 पोजिशन थी, ये इसकी 2 पोजिशन हो गई। कब, जब मैंने यहाँ पर टी को देखा, मान लीजिए 1 सेकेंड पर आपने फोर्स लगाना शुरू किया, टी 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक पहुंचा मान लेते हैं, तो इस 5 सेकेंड पर फाई की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे क्या दिख रही है, फाई की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 2 डिग्री दिख रही है, मान लीजिए 2 डिग्री दिख रही है। इस 5 सेकेंड पर मुझे जो फाई की वैल्यू है वो कितनी दिखी, 2 डिग्री। मतलब ये एटम यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। आप इसे अभी भी सॉलिड बोल सकते हैं, आप इसे अभी भी सॉलिड बोल सकते हैं, कब सॉलिड नहीं बोलेंगे, जरा ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपको टाइम के साथ भी चीजों को देखना है। जब मैंने आपसे बोला था आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पासेस, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन पर भी आपको फाई क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। बट जैसे ही आपने देखा कि अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, फोर्स ना बढ़ाऊं, फोर्स अभी भी क्या है, 10 न्यूटन ही है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं फोर्स को नहीं बढ़ा रहा, बट मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं, टाइम क्या है, मैंने अपने टाइम को t इक्वल टू 5 सेकेंड से ज्यादा 10 सेकेंड्स तक पास किया, फिर 15 तक, फिर 20 तक, तो मैं टाइम को बढ़ाता जा रहा हूँ, पास करता जा रहा हूँ, उसे सोचता जा रहा हूँ कि उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस पर क्या इफेक्ट आ रहा होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि अगर एटम 5 सेकेंड पर यहाँ था और मैं कहता हूँ 10 सेकेंड पास की, यहाँ से 1 सेकेंड से मैं 10 सेकेंड पास की, तो मुझे क्या मिला, एटम की एक न्यू पोजिशन मिली, ये एटम की एक न्यू पोजिशन मिली मुझे 10 सेकेंड पर, ये मान लीजिए ये 3। 15 सेकेंड पर देखा मैंने तो क्या मिला मुझे, ये 4। फिर मैंने ऐसे ही 20 सेकेंड पर देखा तो मुझे क्या मिला, ये 5 पोजीशन। इसका मतलब ये जो पोजीशंस हैं ये एटम की टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं। ध्यान से समझो, ये जो एटम की पोजीशन है ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हैं एक कांस्टेंट फोर्स के साथ। तो एक कांस्टेंट फोर्स के साथ एट एवरी टाइम ड्यूरेशन द deformation will increase। समझ रहे हो आप इस चीज को, कि हर एक टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ हमारे पास डिफॉर्मेशन, जो हमारे पास फाई आ रहा था या स्ट्रेन आ रहा था, वो आपका हर एक टाइम ड्यूरेशन के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। दिख रहा है, ये फाई क्या है, ये फाई इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। जबकि फोर्स क्या है, फोर्स पी क्या है, यहाँ कांस्टेंट। तो अगर मटेरियल के एटम्स ऐसा नेचर शो करें, अगर मटेरियल के एटम्स ऐसा नेचर शो करें कि वो टाइम के साथ साथ फोर्स कांस्टेंट लगाते हुए भी टाइम के साथ साथ अपने आप को डिफॉर्म करते हुए चलें, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। इसे हम बोलते हैं फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। मैंने आपसे लिक्विड या गैस की डेफिनेशन नहीं पूछी थी, मैंने आपसे पूछी थी फ्लूइड की डेफिनेशन। तो फ्लूइड की डेफिनेशन इन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव हम हमेशा फोर्स से देते हैं। तो एक कैटेगरी हो जाती है फ्लूइड की और एक कैटेगरी हो जाती है सॉलिड की। क्लियर? तो उम्मीद है अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि फ्लूइड क्या है और सॉलिड क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने फ्लूइड एंड सॉलिड को समझा, ठीक ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे।
क्लियर हुआ? ये जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। पहले हमने फ्लूइड समझा, अब समझते हैं मशीनरी को। ठीक है, पहले हमने फ्लूइड को क्लियर किया, अब करते हैं मशीनरी को। मशीनरी क्या होता है? तो अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर मशीन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो मशीन्स क्या होते हैं? ठीक है, बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल ठीक है। टाइम के साथ उसमें इनफाइनाइट डिफॉर्मेशन बिल्कुल परसिस्ट कर सकता है, बट वो हमारे क्या हो जाते हैं, एक तरह से आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स। और कहाँ उसमें अगर हम फोर्स की बात भी ना करें, यहाँ पर मैंने एक चीज लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं अगर उस चीज को, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो उससे रिलेटेड अगर मैं ये बोलूँ कि एफ की वैल्यू अगर आपने 0.0000001 भी लगा दी ना, तब भी यहाँ पर वो इनफाइनाइट टाइम के लिए डिफॉर्म होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हमारी हमेशा रहती है। अगर एक फ्लूइड की बात है, ये फ्लूइड जो डिफॉर्म होना रुकता है वो किसकी वजह से, वो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, वो क्या है? वो है हमारी विस्कोसिटी, वो है हमारी विस्कोसिटी। ठीक है, जो विस्कोसिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो मूवमेंट है, जो हमारे पास डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसको रोकने का काम करती है हर एक लेयर के। ठीक है, जबकि जो आइडियल फ्लूइड होते हैं उसमें विस्कोसिटी हमारी 0। ठीक है, तो इस वजह से वो हमेशा डिफॉर्म होता ही जाता है, होता ही जाता है, चाहे उस पर फोर्स बहुत ही माइन्यूट को ना लग रहा हो। ठीक है, क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मशीनरी। तो सिंपल अगर मैं मशीनरी की बात करूं तो यहां पर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज टू डिलीवर ए डेटर्मिनेट मोशन। ठीक है, मतलब एक हमें एक पर्टिकुलर मोशन मिले, एक पर्टिकुलर जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है वो मिले। ठीक है, किससे? कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंट बॉडीज। ठीक है, तो रेजिस्टेंट बॉडीज, रेजिस्टेंट जनरली हम किससे से समझते हैं? जो कि एक तरह से हमारे पास रिजिड बॉडी ऐसा हम मान के चल रहे होते हैं अपनी एक स्टडी में। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी है, उनको हम इस तरह से कंबाइंड करते हैं कि उसमें अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट हमने दिया उस पर, तो हमें एक डिजायर्ड मोशन मिले, एक डिजायर्ड आउटपुट मिले इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ भी हमें इस तरह का एक डिजायर्ड आउटपुट मिले जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं मशीन्स। तो कहीं ना कहीं फ्लूइड मशीनरी एक कंबाइंड इफेक्ट डालता है कि जहां पर हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, जहां पर हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, एंड ये हो गया हमारा मशीन। ठीक है, तो एक तरह से हम इसकी कॉम्बिनेशन की इफेक्ट की हम स्टडी कर रहे होते हैं फ्लूइड मशीन। अब एक अगर हम फ्लूइड मशीन की बात करें, ठीक है, तो फ्लूइड जो मशीन है हमारी, फ्लूइड मशीन बेसिकली वो क्या शो करेगी नेचर, वो समझिएगा। अगर मैं फ्लूइड मशीन के नेचर की बात करूं तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड है जो अभी हमने समझा। ठीक है, मतलब उसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एटम्स हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसी का सारा गेम होता है पूरी फ्लूइड मशीनरी में, इसी का सारा गेम है। इसको धीरे धीरे हमें समझना है। स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मशीनरी की हेल्प से, फ्लूइड मशीन की हेल्प से, फ्लूइड से रिलेटेड मशीन के मतलब जहां पर जो मशीन हमें डिजायर्ड आउटपुट देगी, इनपुट हमारा क्या होगा? या तो हमारा इनपुट एज ए मैकेनिकल फॉर्म होगा, या फिर इनपुट एज ए स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फ्लूइड होगा। ठीक है, उससे कन्वर्ट करके हमें वो डिजायर्ड आउटपुट देगी। डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास ये भी हो सकता है, और साथ में हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट हमारी मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है। तो जरा फ्लूइड मशीन को समझिएगा। फ्लूइड मशीन एक इंटरलिंक है किसके बीच में? जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। लाइक अगर मैं बात करूं सिंपल, जैसे कि एक रिजर्वोयर होते हैं, जैसे लेक वगैरह है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक नेचुरल रिजर्वोयर है मान लीजिए यहाँ पर। तो इस नेचुरल रिजर्वोयर से अगर मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक
मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहता हूं, एक मैकेनिकल एनर्जी को लेके चलना चाहता हूं। इस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, इस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है, बेसिकली हम क्या करना चाह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ये हमारा बिल्कुल आउटकम होता है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना चाह रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें मैकेनिकल एनर्जी तक ही रोकना होता है। एप्लीकेशन वेस्ट तो हम एप्लीकेशन वेस्ट मैकेनिकल एनर्जी तक रोक देते हैं, बट हमारा जो आगे का फर्दर जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे, जनरेटर्स की हेल्प से, ठीक है, हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टोर्ड एनर्जी, पहले हम सिंपल इस लाइन की बात कर लेते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ये बहुत सारी फॉर्म में स्टोर्ड एनर्जी हम देखते हैं। जैसे कि एक होता है एक हमारी स्टेट होती है रेस्ट की, एक होती है हमारी मोशन की स्टेट। तो अगर मैं रेस्ट की स्टेट की बात करूं कि रेस्ट स्टेट में स्टोर्ड एनर्जी अलग टाइप से होगी और मोशन स्टेट में स्टोर्ड एनर्जी अलग टाइप से होगी। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में हमारे पास जो रेस्ट स्टेट है उसमें किस तरह की हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे, क्योंकि हमने अगर ये रेफरेंस लिया तो हमारे पास जो वाटर है वो काफी हाइट पर स्टोर्ड है, तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमें क्या करना होगा, इस पोटेंशियल एनर्जी को हमें कन्वर्ट कराना है मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि हमें नहीं है यूज इस पोटेंशियल एनर्जी का, हमें यूज है मैकेनिकल एनर्जी का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको विद द हेल्प ऑफ पेन स्ट्रोक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेन स्ट्रोक हम इस वाटर को यहां तक लेके आएंगे, फिर यहां पर इसमें नोजल होगा, ठीक है। ये एक सिंपल मैकेनिज्म हो गया किसका, इंपल्स टरबाइन का। बट इस इंपल्स टरबाइन के सिंपल मैकेनिज्म से आप कम से कम ये समझ पा रहे हो कि स्टोर्ड एनर्जी और फ्लूइड मशीनरी और मैकेनिकल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, फ्लूइड मशीन कैसे यहाँ पर एक इंटरलिंक का काम करती है, इन दोनों चीजों को कैसे वो जोड़ती है। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड मशीन लगी हुई है, जिसे यहाँ पर हम बोल देते हैं इंपल्स टरबाइन, ठीक है, ये एक टाइप है इंपल्स टरबाइन। तो इस इंपल्स टरबाइन, यही बेसिकली मेरी क्या है, फ्लूइड मशीन है। तो इस इंपल्स टरबाइन की हेल्प से क्या होता है, फाइनली मेरा रोटर मूव कर जाता है, और रोटर अगर मूव कर जाएगा, यहाँ पर जो हमारी शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट जो है वो अगर मूव कर जाएगी तो उस शाफ्ट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा शाफ्ट का मोशन ही हमारी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, हमारा शाफ्ट का मोशन, ठीक है। फाइनली जो हम ऐसा निकाल के लेके चलते हैं कि शाफ्ट हमारा रोटरी मोशन करके फाइनली हमें आउटकम दे, ठीक है। या फिर अब यहां तक तो आपको समझ में आया कि फ्लूइड मशीन जो होती है वो बेसिकली किस चीज को करती है यूज, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को मैकेनिकल एनर्जी में। या ऐसा नहीं कि फ्लूइड मशीनरी हमेशा ही स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करेंगे, नहीं। इसका एक एग्जांपल तो हुआ ये इस वाली लाइन का, समझिएगा, ये हुआ मेरा वन पार्ट का वन फिगर, समझिएगा इस चीज को, वन पार्ट का वन फिगर। अगर मैं ऐसे कहता हूं फ्लूइड मशीनरी ये भी है, फ्लूइड मशीनरी ये भी है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है फ्लूइड मशीनरी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में, स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में। ये इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम बात करते हैं एक इस चीज को सिमेट्रिक डायग्राम है, अभी एकदम बेसिक डायग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्हें अच्छे से एकदम बनाना हमें जब हम पंप और टरबाइन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक सिमेट्रिक डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो यहां पर ये किस तरह से यहां पर ये लगा हुआ है, इस चीज को देखिएगा, ये बेसिकली मेरा सम्प लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर रखा, यहाँ पर वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमें क्या करना है कि इस वाटर को लिफ्ट करना है ऊपर, है ना। तो आप जरा समझिएगा कि इस वाटर को लिफ्ट करना है ऊपर, इसका मतलब ये जो यहाँ पर वाटर हमारा कंटेन जो यहाँ पर है नीचे है, उसको मुझे लिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचाना है। इसका मतलब बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, उसकी स्टोर्ड एनर्जी में चेंज करना चाह रहा हूँ। इसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है
उसमें मैं बेसिकली चेंज करना चाह रहा हूं, उस एनर्जी को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है इस लेवल पर और इस लेवल पर। तो यहां जो स्टोर्ड एनर्जी है इसकी वो कम है और यहां जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ज्यादा है। अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं। तो ये जो आपके पास स्टोर्ड एनर्जी है, इस स्टोर्ड एनर्जी को आप किस डिवाइस ने कन्वर्ट किया, किस डिवाइस ने इस चीज को बढ़ाया, वो डिवाइस है फ्लूइड मशीन जो कि है यहां पर ये लगा हुआ, इसे हम बोलते हैं पंप। ये जो डिवाइस है इसे हम बोलते हैं पंप, और यहां पर ये जो डिवाइस थी इसे हमने बोला था टरबाइन। तो टरबाइन बेसिकली अगर 1-1 की बात करूं तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, टरबाइन एज ए फ्लूइड मशीन। एज ए फ्लूइड मशीन हम यहां पर यूज करते हैं टरबाइन, क्लियर। और एज ए मैकेनिकल को कन्वर्ट करना है स्टोर्ड एनर्जी में। मैकेनिकल का मतलब क्या, कि यहां पर हमें एक सॉफ्ट वर्क देना होता है और उस सॉफ्ट वर्क की हेल्प से क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है, जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी यहां पर थी, उसको ये मैकेनिकल जो आपके पास सॉफ्ट वर्क दिया, उसकी वजह से वैक्यूम का क्रिएशन जो होता है, वो चीजें हम समझेंगे पंप में अच्छे से फॉरवर्ड लेक्चर्स में। तो यहां पर जो आपके पास ये जो आपके पास वाटर यहां से आ रहा है, तो ये वाटर आपका इनमें, ये होती है हमारी वेन्स, ये होती है वेन्स, और इसे हम बोलते हैं इंपेलर। तो वेन्स और इंपेलर के सेंस में जो ये कॉम्बिनेशन होता है, फाइनली ये होती है हमारी पास केसिंग, और इस केसिंग से वाटर जो है वो ऐसे होता हुआ यहाँ की तरफ जाता है, ठीक है। ये वाटर इस तरह से यहाँ की तरफ निकलता है। ये मेरे पास वाटर के साइन है जो मैंने यहाँ पर ये दिखाए हैं, ठीक है। वाटर इस तरह से यहाँ पर निकल रहा है। ये मेरे पास वेन्स हैं जो ब्लैक कलर से दिखा रहा है, ये पूरा इंपेलर कहलाता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो वाटर का स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है, वो किसकी हेल्प से बढ़ रही है, आपने कुछ एनर्जी दी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमने यहाँ स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्जन हो रहा है स्टोर्ड एनर्जी में, तो भी यहाँ पर फ्लूइड मशीन्स यूज होती हैं। और ये जो फ्लूइड मशीन्स हैं ये हमारी जनरली पंप्स कहलाती हैं। किस केस में, हाइड्रोलिक के केस में। बट अगर मैंने यहाँ फ्लूइड मशीन लिखा है, तो ये हमारे लिए पंप भी हो सकती है, ये हमारे लिए कंप्रेसर भी हो सकती हैं, और ये हमारे लिए फैंस भी हो सकती हैं, ये हमारे लिए ब्लोअर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास मैकेनिकल से स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं हम, उसमें हमारे पास कंप्रेसर्स, पंप, फैंस एंड ब्लोअर्स हो सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन की बात नहीं की, अभी मैं कह रहा हूँ आपको एज अ फ्लूइड मशीन क्या मीनिंग होता है। फ्लूइड को मैंने समझाया अभी, फ्लूइड जो कि डिफॉर्म इजीली हो रहा है एक कांस्टेंट फोर्स पर भी टाइम के साथ, तो वो फ्लूइड की बात हो रही है। तो फ्लूइड में तो आपके वाटर भी आ गए, फ्लूइड में एयर भी आ गई, फ्लूइड में लिक्विड भी आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जनरल एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको, एक जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं फ्लूइड मशीनरी की। एक जनरल डेफिनेशन क्या है, स्टोर्ड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा या फिर मैकेनिकल को स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्लियर हो रहा है यहां तक, ये दोनों फिगर उतारिएगा, ठीक है। एक छोटा छोटा एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाइए इनका, जिससे कि आपके नोट्स भी प्रॉपर बनते रहें। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ओके, देन जल्दी से कॉपी कीजिए। ओके, डन। चलिए फिर तो अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टोर्ड एनर्जी है क्या, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना होगा स्टोर्ड एनर्जी ही क्या होती है, क्योंकि एक चीज हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा, कि जब भी हम बात करते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर्स आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पास डाटा आने वाले हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फॉर अ मैकेनिकल स्टूडेंट ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। कहीं ना कहीं आपको बार बार इन चीज़ों को देखना मिल जाता है, जैसे भी आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे आप इन चीज़ों को देखते रहते हो, ठीक है। आपकी जो बेसिकली जो एक तरह से प्रोजेक्ट बेसिस पर जो हमारे पास ये चीज़ें चलती हैं, वो आगे के टाइम में हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे लिए हाइड्रोलिक भी हम एक परसेंटेज के बेसिस पर उसमें रिन्यूएबल का सेंस लेके चलते हैं, ठीक है। वो परसेंटेज वगैरह की कहानी मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। कभी फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो बात चलेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक के रिलेशन में
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक्स के लिए कहीं ना कहीं हमें एक जो सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का जो सोर्स है, जो वाटर है एनर्जी का सोर्स, वो कहीं ना कहीं हमें चीपेबल है, ठीक है, हमारे लिए वो एक तरह से अबेंडेंट एज ए सोर्स है, लाइक पेट्रोल या डीजल की तरह नहीं है जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं कॉस्टली जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके सेंस में अगर आपको दिख रहा है तो इसे हम रिन्यूएबल सोर्स भी बोल सकते हैं, बट डिपेंड करता है नंबर वाटेज के ऊपर कि कितना वाट की हम पावर सप्लाई यानी कि पावर जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बेसिकली अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, ठीक, हाँ। तो यहाँ पर हमने बात की फ्लूइड मशीन्स की, अब बात कर लेते हैं स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो हमारी दो फॉर्म में होती है। एक तो हो गया फ्लूइड एट रेस्ट, एक तो हो गया फ्लूइड एट रेस्ट, एक दूसरा हो गया फ्लूइड एट मोशन, ठीक है। तो अगर मैं फ्लूइड एट रेस्ट की बात करूं तो हमारे पास इसमें भी एक दो फॉर्म होती है, इंटरमोलिकुलर, दूसरी होती है पोटेंशियल, दूसरी होती है पोटेंशियल। ऐसे ही अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन में इंटरमोलिकुलर तो रहेगी ही क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो कहीं भाग नहीं रहे, ठीक है, दूसरी पोटेंशियल भी रहेगी ही, ठीक, तीसरी आ जाती है काइनेटिक एंड चौथी आ जाती है प्रेशर। यहां पर मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है, मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूं, ठीक। तो यहां प्रेशर एनर्जी को हम फ्लो वर्क भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी चीज लेके यहाँ पर चलने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन चीजों को दिखाने की, एक्चुअल में हम फ्लूइड मशीन्स को ना सीधा ऐसे यूज करना शुरू कर देते हैं कि यूलर थ्योरम लगा दी, यूलर थ्योरम को रट लो, VW1 V1 U1 के हिसाब से, पहले अगर टरबाइन है तो वो पॉजिटिव मान लो और पंप है तो नेगेटिव मान लो, रट लो इस चीज को, हो जाएगा ना। हमें इस वे में फ्लूइड मशीनरी को लेकर नहीं चलना बिल्कुल भी, हमें उन चीजों को अच्छे समझते हुए चलना है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टोर्ड एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया स्टोर्ड एनर्जी का सेंस, धीरे धीरे ये चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको, क्या कि जो मैं स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं वो एज ए फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट भी तो आप उसमें स्टोर्ड एनर्जी बढ़ा सकते हो ना मैकेनिकल की हेल्प से। मैकेनिकल की हेल्प से जो स्टोर्ड एनर्जी का मीनिंग होता है वो चीज आप बढ़ा सकते हो ना, इंटरमोलिकुलर एनर्जी भी बढ़ा सकते हो, बट आप इंटरमोलिकुलर एनर्जी नहीं बढ़ाते हो। क्यों नहीं बढ़ाते हो? आप इंटरमोलिकुलर एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करो ना, फ्लूइड एट रेस्ट की बात करो, मशीन ऐसी बना देते, यूनिवर्स आपकी ऐसी होती, लाइफ आपकी ऐसी होती कि आप क्या करते कि मशीन को इस तरह से बना के चलते कि कहीं ना कहीं उस पर फ्लूइड एट रेस्ट वाली मशीन ही मिल जाती है हमें। तो जरा सोचो उस चीज को सोचो जरा कि अगर मैं इंटरमोलिकुलर जो हमारे पास एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एनर्जी होती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये बेसिकली किसकी होती है एनर्जी? थर्मल एनर्जी। थर्मल मतलब टेम्परेचर के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर बेस्ड एनर्जी होती है। टेम्परेचर बेस्ड एनर्जी कैसे? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की एनर्जी होती है हमारे पास इंटरमोलिकुलर एनर्जी। तो इंटरमोलिकुलर एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, इस बार में रखा हुआ, इस जार में रखा हुआ एक फ्लूइड है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर एनर्जी कौन कौन सी है? इसके अंदर एक एनर्जी तो है, रेस्ट है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर है। तो इसके अंदर एक एनर्जी है हमारी इंटरमोलिकुलर एनर्जी, ठीक है, जो कि किसकी वजह से है? यहाँ पर 0 केल्विन होगा क्या टेम्परेचर? जल्दी से बताइए, यहाँ पर 0 केल्विन होगा क्या टेम्परेचर? यस और नो? यहाँ पर 0 केल्विन होगा क्या टेम्परेचर? भाई हमारी एक यूनिवर्स है जिस पर टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है ना, 0 केल्विन तो अचीव भी नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 0 केल्विन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो है। अगर वहां पर कुछ ना कुछ भी टेम्परेचर हो, T केल्विन है, तो इस T केल्विन के कोरस्पॉन्डिंग आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर इंटरमोलिकुलर एनर्जी मिलेगी, इसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मिलेंगे, क्लियर है? इस चीज को अच्छे से समझो, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मिलेंगे, टेम्परेचर है कुछ ना कुछ, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे? ये वाइब्रेट कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो ये भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी है ना, ये भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। आपने क्या किया? ये इसकी स्टोर्ड एनर्जी है, किसकी? फ्लूइड की एट रेस्ट। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म और एक है आपकी पोटेंशियल फॉर्म एज ए कंजर्वेटिव फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी ना लगे, पोटेंशियल का मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर उस पोजीशन पर कितनी स्टोर्ड एनर्जी है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी और दूसरी फॉर्म्स की बात ना करके हाइड्रोलिक्स में ये बात कर रहा हूं कि वो किसी एक रेफरेंस से
कहां पर रखा हुआ है वाटर, तो उस ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल फॉर्म तो आएगी ना, ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल फॉर्म तो आएगी एटलीस्ट। तो मैं ग्रेविटी वाली ही पोटेंशियल फॉर्म की यहां पर एटलीस्ट बात लेके चल रहा हूं। तो यहां पर एक फॉर्म कौन सी हो गई, यहां पर एक हो गई पोटेंशियल फॉर्म, एक हो गई इसमें पोटेंशियल फॉर्म, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चला मैंने, क्या कि एक ये आपके पास मैंने टरबाइन ली, छोटी सी एकदम छोटी सी टरबाइन लो, ऐसे ऐसे, ये मैंने एक छोटी सी टरबाइन ले ली, इस पे ऐसे ऐसे ब्लेड लगे हुए हैं, ऐसे ब्लेड लगे हुए हैं इस टरबाइन के ऊपर। अब जरा एक बात सिंपल सी बताइए मुझे कि इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, इन इंटरमोलिकुलर एनर्जी की वजह से, एनर्जी तो ये भी है ना, मैंने क्या किया, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश की। टेम्परेचर बढ़ाया कैसे, मैकेनिकल फॉर्म से, मैकेनिकल फॉर्म से इसका टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं, कैसे, फ्रिक्शन की हेल्प से, ठीक है। फ्रिक्शन की हेल्प से मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा सकता हूं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं स्टिरिंग करूंगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी को मैं बढ़ा सकता हूं, ये दूसरा तरीका हुआ। बट अगर मैं आपसे कहता हूं पहले स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म से जाओ, क्या स्टोर्ड एनर्जी, फ्लूइड मशीनरी लगाई, फ्लूइड मशीन लगाई, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल में, है ना। स्टोर्ड एनर्जी इसके अंदर है, इस वाटर के अंदर जो कि रेस्ट पर रखा है उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, क्लियर है, दिख रही है। तो यहां पर इस मशीन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी मिल जानी चाहिए ना, इस मशीन की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी मिल जानी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। यहां पर इस चीज को बड़े ही अच्छे से समझिएगा कि यहां पर आप कहते हैं कि फ्लूइड तो यहां पर रेस्ट पर है, इस पर स्टोर्ड एनर्जी है। स्टोर्ड एनर्जी दो टाइप से, फ्लूइड एट रेस्ट एंड फ्लूइड एट मोशन। तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, जो अभी मैंने आपको स्टोर्ड एनर्जी बताई, उस स्टोर्ड एनर्जी में दो टाइप है, इंटरमोलिकुलर एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल को अभी हम साइड रखते हैं, इंटरमोलिकुलर को सोचते हैं। तो इंटरमोलिकुलर की वजह से ये फ्लूइड मशीन होने के बावजूद भी मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब ये साइकिल हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो इसलिए क्यों, क्योंकि जो हमारी इंटरमोलिकुलर एनर्जीज होती हैं वो हमारी लो ग्रेड एनर्जी होती है, वो हमारी लो ग्रेड एनर्जी होती है। याद रखिएगा हमेशा कि ये हमारी लो ग्रेड एनर्जी है, इनकी वजह से हमें फाइनल आउटकम नहीं मिल सकता। आप जरा खुद सोचो, इनकी वजह से क्या आप इसके रोटेशन को करा सकते हो, नहीं ना, इनकी वजह से। जबकि इसका फील समझो, एज अ सिविल इंजीनियर इसका फील समझो आप, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी कहीं ना कहीं एक थर्मल का वर्ड हो जाता है जो कि मैकेनिकल को इजीली रिमेंबर होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसके फील की बात करूं, एक सिंपल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करूं, तो सिंपल भाषा में लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी में डिफरेंस सोचो, डिफरेंस समझना क्या होगा। यहां पर समझिएगा कि अगर मैं इस चीज को यहां पर ऐसे बना देता हूं, इस चीज को मैंने यहां पर ऐसे बना दिया, वाटर जो यहां पर था, ये जो वाटर यहां पर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहां पर ये जो वाटर यहां से मूव कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, यहां पर ये वाटर ऐसे मूव कर रहा है। मैंने यहां पर एक अरेंजमेंट लगाया, कैसे कि ये जो आपके पास टरबाइन थी वो मैंने यहां लगा दिया ऐसे करके, ये जो टरबाइन है वो मैंने यहां लगा दी ऐसे करके, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, ये यहां से टरबाइन मैंने यहां पर ऐसे लगा दी, है ना, यहां तक ये जा रहा था और इसके हिसाब से ये चीज ऐसे दिख रही है। अब जरा सोचिएगा कि अब देखिएगा इस टरबाइन के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिख रहा होगा। अब ये टरबाइन मूव कर पा रही होगी या नहीं, ठीक है, अब ये टरबाइन मूव कर पा रही होगी या नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर की अब एक काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, दिख रहा है, वाटर मूव कर रहा है, और वाटर जब मूव कर रहा है तो वो इसके नीचे वाले पार्ट से टच होके जा रहा है, यहाँ पर एक इम्पल्स इफेक्ट दे रहा है, और इसकी वजह से ये जो आपके बकेट्स हैं वो मूव करने लग जाते हैं। ये बकेट्स जो होते हैं, जो आपके पास ब्लेड्स होते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं। तो जब वो मूव करने लग गए, है ना, एक फाइनल उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो लगनी स्टार्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, एक फाइनल रोटेशन देगा। तो यहाँ पर वही वाटर है ना जो यहाँ पर था, वाटर तो अभी भी वही है, अब क्या हुआ कि जो ये इंटरमोलिकुलर एनर्जी यहाँ पर थी, जो काम यहाँ पर इसके ऊपर नहीं कर पा रही थी, एज ए डिजायर्ड आउटकम हमें नहीं दे पा रही थी, वही किसने दिया, इसके अंदर हमने क्या किया, इस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, काइनेटिक में। आपने जैसे ही इस पर होल किया थोड़ा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी इनके मॉलिक्यूल्स की, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में। इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने एक डिजायर्ड फॉर्म लिया, इसके मोशन में एक डिजायर्ड फॉर्म लिया। देखो समझो कि जो हमारे पास हाई ग्रेड एनर्जी है वो जनरली हमारी कौन सी, हम किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उन्हें, इसमें। तो ये हमारी एक तरह से हम हाई ग्रेड
ग्रेड एनर्जी के बारे में सोच के चल रहे हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी जो हमारी है वो क्या है, हमारी लो ग्रेड एनर्जी है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कन्वर्ट किस में करवाना चाहेंगे, उस लो ग्रेड एनर्जी को जो कि इंटरमोलिकुलर एनर्जी है उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा के ये चीज हमारी मिल जाएगी एज ए रोटेशन। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो आपके पास स्टोर्ड एनर्जी है, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, हाई ग्रेड एनर्जी में। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, हाई ग्रेड एनर्जी में। तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इस पॉइंट पर कैसी है, काइनेटिक। तो उस काइनेटिक को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, मैकेनिकल में। इस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। किसकी हेल्प से, फ्लूइड मशीनरी की हेल्प से, ठीक है। तो इस चीज को समझो, पहले पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक के बाद ये वाली चीज किसमें कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल में, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ से, ठीक है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी को ही कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो है एक लो ग्रेड एनर्जी, और ना ही हम इंटरमोलिकुलर एनर्जी को ही बनाना चाहेंगे एज ए स्टोर्ड एनर्जी। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर एनर्जी को अगर हम एज ए स्टोर्ड एनर्जी बनाना चाहेंगे, कोई इस पर वर्क लगाएंगे और उसमें स्टोर्ड एनर्जी बनाएंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही इससे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अगर प्रेशर इंक्रीज हो तो हमारे पास फायदा भी लगे, ठीक है। तो हमेशा हमेशा हमें जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो मैकेनिकल से हम कन्वर्ट करा के फ्लूइड मशीनरी की हेल्प से स्टोर्ड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पंप वगैरह में, तो पंप में हम क्या करवाना चाहेंगे, पंप में हम स्टोर्ड एनर्जी में क्या लेके आना चाहेंगे, पंप में लेके आना चाहेंगे हम एक तो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी लेके आना चाहेंगे, या फिर लेके आना चाहेंगे प्रेशर एनर्जी। और यही जो काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी है, यही जो काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी जो हमें अचीव हुई आफ्टर फ्लूइड मशीन, आफ्टर पाइप नहीं, जो आपके घरों में टैंक रखे होते हैं वो हायर हाइट पर रखे होते हैं। तो एक बात बताइए, आप क्या इस तरह से जो मोटर है या समरसेबल है, क्या आप इस तरह से लगाते हैं कि जहां टैंक रखा हुआ है, आपके चौथे माले पर मान लीजिए टैंक रखा हुआ है, तो क्या वहीं पर पंप लगाते हैं, क्या पंप कहाँ लगाते हैं, नीचे, ठीक है। पंप से आप उस चीज को वाटर को वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पंप के आउटकम पर, ये जो पंप के आउटकम जो अभी फिगर बनाया था मैंने, उस पर जो छोटा सा एकदम उसके ही डिवाइस के आउटकम पर, तो डिवाइस के आउटकम पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलती है, डिवाइस के आउटकम पर, ध्यान से समझिए मेरी बात को, डिवाइस के आउटकम पर हमें मिलती है या तो काइनेटिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी। ये फिर कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में। अगर हाइट ज्यादा है तो यही जो प्रेशर एनर्जी यहां पर क्रिएट हुई है विद द हेल्प ऑफ पंप, वही कहां पर पहुंचती है, जो आपके पास ड्रम रखा हुआ है ऊपर, ठीक है, टैंक रखा हुआ है, वहां पर पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ हाइट, ठीक है। तो ये प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं करवा रहा है फ्लूइड मशीन क्या करवा रहा है, या तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करवा रहा है या प्रेशर एनर्जी क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी वाले जो डिवाइसेस होते हैं फ्लूइड मशीन में वो कहलाते हैं फैंस और ब्लोअर, ठीक है, जबकि हमारे पास प्रेशर एनर्जी वाले डिवाइस जो होते हैं वो कहलाते हैं कंप्रेसर और पंप, ठीक है। तो इन चीजों को हम अभी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इस चीज को जल्दी से नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। उम्मीद है यहां पर आपको स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही अभी प्रेशर एनर्जी की बात और करनी है। प्रेशर एनर्जी बेसिकली क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर एनर्जी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर एनर्जी। आपने जैसे एफएम में पढ़ा होगा कि हमारे पास बर्नौली इक्वेशन निकल के आया था, ठीक है, पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जी जेड इक्वल टू प्लस जेड इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट, सॉरी, ठीक है। तो हमने वो चीज़ें एफएम में देखी हुई हैं, बट उनको और थोड़ा सा अच्छे से समझना है। प्रेशर एनर्जी को बेसिकली वहाँ से समझना है। जब आप प्रेशर एनर्जी समझ जाओगे तो फ्लूइड मशीनरी आपके लिए और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उस चीज़ को समझिएगा। ओके संदीप जी, गुड, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं प्रेशर एनर्जी की। ये प्रेशर एनर्जी है क्या, अगर आप इस चीज़ को समझो तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपने जैसे कि एफएम में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए
इसका एरिया इस साइड ज़्यादा है और इसका एरिया इस साइड कम है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पर फ्लो, मान लीजिए हाइट सेम है, हाइट में मैंने कंफ्यूज नहीं किया, कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं किया, जिससे कि आप पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Z1 और Z2 किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरिया को डिक्रीज कर दिया। तो आप क्या कहते हैं कि अगर यहाँ से वाटर का इनलेट हो रहा है, यहाँ से वाटर का इनलेट हो रहा है, तो आप कहते हैं कि यहाँ से वाटर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा और फाइनली वाटर यहाँ से आउट हो रहा होगा। आप कहते हैं यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है ना, एक नोजल टाइप से कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये P1 है और ये मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर P2 है, ठीक है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो V1 है, यहाँ की वेलोसिटी V2 है, तो आप कहते हैं ऐसा कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, एंड P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। P1 इज ग्रेटर देन P2 क्योंकि यहाँ पर mgz सेम है। मतलब आपको याद होगा कि हमारे पास एक रिलेशन होता है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी है, उन सब का जो समेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। एट एवरी पॉइंट इन तीनों का समेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को तो मैंने सेम रख दिया दोनों पर, है ना। तो दोनों पर सेम रख दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसको सोचना है, काइनेटिक को प्लस प्रेशर को, ठीक है, इन दो को सोचना है, बराबर है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, आप ही कहते हो कि जिसका एरिया डिक्रीज हो जाता है उस पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं जो मास का मोशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम जो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली क्या बात कर रहे होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर हम कहते हैं बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ कहते हैं बढ़ रही है, जबकि प्रेशर एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, इस कंडीशन में घट रही होती है, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ बी पॉइंट ले लेता हूँ, तो ए और बी पर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ए पर आपके पास प्रेशर प्लस काइनेटिक दोनों का सम सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी प्रेशर प्लस काइनेटिक दोनों का सम सेम होना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ गई है ना, तो आपके हिसाब से प्रेशर कम हुआ ना, वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट आप अगर एक फॉर्मूला याद करोगे, क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए ना। जल्दी से आंसर दीजिए, प्रेशर एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो। आप ही इसी फॉर्मूले की तो आप बात करते हैं ना, प्रेशर की बात, प्रेशर में एरिया डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज ऐसा होना चाहिए ना, जबकि यहाँ पर ऐसा आपको नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि इट इज द एनर्जी फॉर्म, जरा ध्यान से समझिएगा, इट इज द एनर्जी फॉर्म। और एनर्जी फॉर्म को हमें जिस तरह से सोचना है, वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एरिया ही नहीं है, यहाँ पर एक लोड भी काम कर रहा है। ये जो फॉर्मूला आपने सोचा वो एक लोड के लिए भी सोचिएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर लोड मतलब एक पर्टिकुलर वेट या फिर एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में इस चीज को सोचते हुए चलिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को फीलिंग के साथ समझना है आपको, क्या कि अगर मैं प्रेशर एनर्जी की बात करूंगा तो प्रेशर एनर्जी हमेशा होती है एक फ्लो वर्क, प्रेशर एनर्जी हमेशा होती है फ्लो वर्क, ठीक है। मैंने आपको इतना जो समझाया वो किसके लिए समझाया कि आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करो अपनी थिंकिंग को। थिंकिंग में आप जनरली ये सोचते हैं जहां एरिया छोटा वहां पर प्रेशर बड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी इधर ज्यादा होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रेशर एनर्जी क्या होती है, इट इज ए फ्लो वर्क। और हमेशा प्रेशर एनर्जी को विजुलाइज ऐसे करना है, कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं पार्ट लेके चल रहा हूँ, ये ठीक है, ये मैं छोटा सा एक पार्ट लेके चला, इस पार्ट के बैक साइड मान लीजिए जहां से जिधर से फ्लो हो रहा है ऐसे हम मान रहे हैं, तो ये जो पार्ट के बैक साइड है ये कुछ एटम्स हैं, ये कुछ यहाँ पर एटम्स हैं। तो समझिएगा जितने ज्यादा एटम्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, जितने ज्यादा एटम्स होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में, समझिएगा जितने ज्यादा एटम्स होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से लेंथ कम है बट जो एरिया है वो ज्यादा हो चुका है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा आ चुके हैं, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वेट का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट वेट का मतलब फोर्स हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस तरह के सेंस की, ठीक है, तो इस तरह के सेंस में आपने जैसे ही ये एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात की, तो जो आपके पास, समझिएगा इस चीज को, जो आपके पास यहां पर अगर आपने यहां इन एटम्स की बात की, एक हो गया आपके पास एरिया कम वाला सेंस हो गया ये वाला, ठीक है, एरिया कम वाला सेंस हो गया ये वाला, जबकि एरिया ज्यादा वाला सेंस क्या है, ये,
ठीक है। तो एरिया ज़्यादा में आपके पास जो एरिया पर मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर ज़्यादा हो गए। मान लीजिए ये नंबर हो जाते हैं 25, ये रह गए यहाँ इस वाले एरिया पर नंबर रह गए मान लीजिए 5। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि जो आपसे अगला वाला एटम है जिसके ऊपर आप प्रेशर फोर्स लगा रहे हो, जिसके ऊपर आप प्रेशर फोर्स लगा रहे हो एज इन ए प्रेशर एनर्जी फॉर्म, तो यहां पर जो प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में आप फोर्स लगा रहे हो वो जितने ज्यादा एटम इसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे उतना ही ज्यादा वो प्रेशर फोर्स लगा पा रहे होंगे। समझो इस चीज को, ठीक है। जितने ज्यादा यहाँ पर एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा वो प्रेशर एनर्जी का फोर्स लगा पा रहे होंगे पर यूनिट वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कम एटम्स रह गए। तो अगर कम एटम्स रह गए हैं तो वो न्यू एटम्स पर जिन पर प्रेशर फोर्स हमें काउंट करना है उन पर वो क्या करने वाले होंगे, कम फोर्स लगाने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कम है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कम है, सबकी कैपेसिटी सेम, तो यहाँ पर खुद सोचिएगा कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कम है, इसका मतलब ये टोटल कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू यहाँ इनकी, ठीक है। एज ए पर्सन सोचो कि यहाँ पर पर्सन ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर पर्सन कम हो चुके हैं, सेम स्ट्रेंथ के पर्सन है सारे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम होगी और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। इसीलिए एरिया जिसका ज्यादा होता है उसमें प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो चुके होते हैं। हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखें, क्योंकि हमने एक कंस्ट्रेंट माना हुआ है पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, ठीक है। तभी हम बात कर रहे होते हैं प्रेशर एनर्जी की फॉर्म की, ठीक है, या फिर प्रेशर के सेंस में, या फिर पर यूनिट मास के सेंस में, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम के सेंस में, ठीक है। प्रेशर वाली जो इक्वेशन होती है उसके हम जो वैल्यू की बात कर रहे होते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, जैसे कि पी वाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सेंस हुआ, ठीक है, ये एक सेंस हुआ। ये किसका सेंस हुआ, एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, हेड फॉर्म, या फिर इसे हम बात कर लेते हैं हेड फॉर्म की, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है पी वाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाता है हमारा एनर्जी पर यूनिट मास फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस जी जेड, ठीक है, सॉरी रो जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये फॉर्म हो जाती है हमारी, इन तीनों फॉर्म को लिख लीजिएगा, ये फॉर्म हो जाती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं इस फॉर्म को लेते हुए आगे भी चलेंगे, इस फॉर्म को लेते हुए हम आगे भी चलेंगे, सॉरी इस फॉर्म को लेते हुए हम आगे भी चलेंगे, पी वाई रो जी हेड फॉर्म को, ठीक है। हम अलग अलग सेपरेट टरबाइन में या कंप्रेसर में हम इन चीजों को आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में भी आ रही होंगी और यहाँ से प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ से प्रेशर एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी की, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए फ्लूइड मशीनरी एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, तो जो अभी हमने बात भी की थी थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ई स्टोर्ड कन्वर्ट हो रही है ई एम में, ई स्टोर्ड कन्वर्ट हो रही है ई एम में, मतलब ई मैकेनिकल में। अगर ये सेंस है तो वो क्या देगा, वो देगा टरबाइन का सेंस। तो हमारे पास ये क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर टरबाइन। और अगर मैं ई एम को स्टोर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूं तो ये क्या देगा, ये पंप का सेंस, ठीक है, या फिर फैन, या फिर कंप्रेसर, या फिर ब्लोअर, ठीक है, पंप, कंप्रेसर, फैन
एंड ब्लोअर। ठीक है, ये सेंस आएगा किसमें, जब हम एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, ठीक है, तो अगर फ्लूइड हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, अगर फ्लूइड हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड में हम यूज करते हैं, लिक्विड में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर टरबाइंस। ठीक है, लिक्विड में हम यूज कर रहे हैं टरबाइंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस एंड स्टीम टरबाइंस। अब स्टीम टरबाइंस में भी हम बात कर रहे होते हैं वाटर वेपर की। ठीक है, एंड जो हमारे पास एज ए लिक्विड वाटर भी हम उसमें यूज कर रहे होते हैं हाफ साइकिल में। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर गैसेस की, ठीक है, तो हमारे पास टरबाइंस यूज हो रही हैं, गैस टरबाइंस, हमारे पास गैसेस यूज हो रही हैं, गैस टरबाइंस। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, साथ ही क्या हो रहा है यहाँ पर लिक्विड के बेसिस पर, एक तो टरबाइंस, हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक है, और साथ में यहाँ पर पंप्स। पंप्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर गैस टरबाइन, साथ में क्या कंप्रेसर्स, साथ में क्या फैंस, साथ में क्या ब्लोअर्स। जनरली स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो फैंस और ब्लोअर्स हैं वो कहाँ पर हम रख सकते हैं, किस सेंस में रख सकते हैं, उन चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, अगर हम इसके टाइप को देखें तो एक होता है हमारा, एक हमारा होता है डायनामिक सेंस और एक होता है स्टैटिक सेंस। अब यहाँ पर भी एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। अभी मैंने कहा था फ्लूइड जो होता है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रेस्ट में रखता है और मोशन में रखता है। तो रेस्ट में आपने इंटरमोलिकुलर एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, बट यहाँ पर जो हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं वो स्टैटिक इन द सेंस है, तो वो हम कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं स्टैटिक सेंस, मतलब वो रुका हुआ है, बट वो रुका हुआ किस सेंस में है, किस तरह से हम उसे रुका हुआ मानते हैं, कैसे हम क्लोज्ड सिस्टम के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, कैसे हम एक क्लोज सिस्टम के ऊपर और हम एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं उसमें। ठीक है, तो वो स्टडी जो होती है उससे रिलेट हमारा करता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ये हमारे होते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे होते हैं कैसे, स्टैटिक सेंस में। इसमें बहुत सारे टाइप के पंप आ जाते हैं, जिसमें आपने नाम सुना है रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इसी का एक एग्जांपल होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायनामिक सेंस में, तो हमारे आ जाते हैं रोटोडायनामिक, रोटोडायनामिक, ठीक है, रोटोडायनामिक। ठीक है, इस रोटोडायनामिक वाले सेंस में, मतलब डायनामिक सेंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, ठीक है, रोटोडायनामिक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो हमारे पास फ्लूइड मशीन, इसे रोटोडायनामिक के सेंस को भी हम फिर से एक फर्दर डिवीजन पे लेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी मैंने एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात की है और एक बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइस, कर लो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये रोटोडायनामिक डिवाइस या मशीन, रोटोडायनामिक मशीन, और यहाँ पर ये मशीन। ठीक है, तो रोटोडायनामिक के बेसिस पर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मोशन हम बात कर रहे होते हैं। अब मैं रोटोडायनामिक को फिर से डिवाइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का पार्ट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले इस चीज को यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो पूछिएगा, इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड मशीनरी, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, डन। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोटोडायनामिक मशीन्स की। ठीक है, तो रोटोडायनामिक्स को भी हम फिर से फर्दर डिवाइड करने वाले हैं, रोटोडायनामिक्स को फिर से फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, रोटोडायनामिक मशीन्स, अगर मैं रोटोडायनामिक्स मशीन्स की बात करूं तो यहां पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड किस में कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर।
एनर्जी ट्रांसफर बेसिस पर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर बेसिस पर अभी हमने देखा था दो चीजें बनती है, ठीक है, दो चीजें बनती है एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पर। कौन कौन सी? एक तो बनती है ई स्टोर को ई मैकेनिकल में कन्वर्ट करो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टरबाइंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टरबाइंस। टरबाइंस में क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड यहाँ पर आई, स्टोर्ड इन फ्लूइड किस सेंस में आई है यहाँ पर? काइनेटिक में, प्रेशर में, किस सेंस में आ रहा है? वो चीज डिपेंड करती है टरबाइन कैसी है। टरबाइन इंपल्स है या टरबाइन रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं टरबाइन के भी फर्दर पार्ट करूं तो एक इंपल्स टरबाइन है और एक यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। अब ये रिएक्शन टरबाइन में और इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, इसकी कहानी अभी देखेंगे। अभी यहाँ से हमने टरबाइन के बारे में सोचा, तो इसका आउटपुट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? यहाँ पर अगर दूसरी फॉर्म देखें हम, तो दूसरी फॉर्म में क्या हो गया? EM। यहाँ पर क्या हुआ? EM मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट किया? स्टोर में। तो इसे हम बोलते हैं पंप्स, कंप्रेशर, ब्लोअर एंड फैन, ठीक है। अब इसमें भी आपको यही चीज कि यहाँ से एनर्जी मैकेनिकल में तो आया, ठीक है, मैकेनिकल तो मैकेनिकल ही होगी, सिंपल, ठीक है। बट जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी इन फ्लूइड, तो स्टोर्ड एनर्जी इन फ्लूइड किसके फॉर्म में जा रही है? उसी के ऊपर इनके नाम होते हैं। किसके फॉर्म में जा रही है? उसी के ऊपर इनके नाम होते हैं। जैसे कि पंप एंड कंप्रेसर। पंप एंड कंप्रेसर एक साथ डिवाइड हो जाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं फैन एंड ब्लोअर। तो हमारे पास यहाँ मैकेनिकल एनर्जी तो ठीक है, हमने दोनों को चारों को देनी है, मैकेनिकल एनर्जी चारों को देनी है। बट ये जो पंप एंड कंप्रेसर है, ये डिलीवर क्या करते हैं? यहाँ पर पहली बात हम क्या यूज कर रहे होते हैं? यहाँ पर पंप में हम बात कर रहे होते हैं लिक्विड की, ठीक है, जनरली वाटर, ठीक है। जबकि कंप्रेसर में हम यूज कर रहे होते हैं क्या? एयर और गैस, ठीक है, कंप्रेसर में। दूसरी बात, ये दोनों चीज ही डिलीवर क्या कर रही होती है? डिलीवर प्रेशर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये प्रेशर फॉर्म में कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को। ध्यान देने की बात है, फ्लूइड मशीन्स ये हैं, ये चारों, इनमें से दो जो होती हैं, वो अगर पंप की बात करूं तो इस पर लिक्विड काम कर रहा है एज ए वर्किंग फ्लूइड, इस पर गैस या एयर काम कर रही है एज ए वर्किंग फ्लूइड। बट इनका जो आउटकम है, जो मैकेनिकल एनर्जी से हमने इनको स्टार्ट किया, चलाया, उससे हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है प्रेशर फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रेशर फॉर्म। जबकि आपके पास दो फॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी फॉर्म भी होती है। तो हमारे पास इन दोनों के सेंस में जो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म निकलती है वो प्रेशर फॉर्म निकलती है, हमेशा याद रखिए, प्रेशर फॉर्म। जबकि फैन एंड ब्लोअर की बात करें तो फैन एंड ब्लोअर में यूज क्या होता है? यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एयर और गैस, ठीक है। जो हमारे पास फैन एंड ब्लोअर है उसमें हम जनरली एयर की बात कर रहे होते हैं। अब ये जो आपके पास डिलीवर कर रहा होता है, वो डिलीवर किस फॉर्म में कर रहा होता है? स्टोर्ड एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी हमने यूज की, इससे फैन एंड ब्लोअर चलाया, उस फैन एंड ब्लोअर ने आउटकम के सेंस में क्या दिया आपने? बिल्कुल आउटलेट पर, ऐसा नहीं कि टोटल दूरी पर, आउटलेट पर क्या दिया इसने? डिलीवर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, डिलीवर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म, ठीक है, डिलीवर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। यहां पर प्रेशर बढ़ाना हमारा मेन पर्पस नहीं होता, यहां पर प्रेशर को बढ़ाना हमारा मेन पर्पस नहीं होता, जबकि कंप्रेशन एंड पंप में हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। फैन एंड ब्लोअर में हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे होते हैं, यहां पर प्रेशर बढ़ाना मेन पर्पस नहीं होता, जबकि यहां पर वेलोसिटी बढ़ाना मेन पर्पस नहीं होता। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, जो हमने यहां पर अपन ने ये वाली चीज जो लगाई थी यहाँ पर, तो ये जो इसका आउटकम था, इसका सिर्फ आउटकम, मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पोटेंशियल की। पोटेंशियल में तो ये प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होके जाती है यहाँ पर, है ना। इसकी कहानी हम समझेंगे जब पंप को अच्छे से डील कर रहे होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस आउटकम की कहानी बता रहा हूँ। आउटकम की कहानी क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इन किया, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने वाटर की एनर्जी को बढ़ाया, और किस फॉर्म में बढ़ाया? प्रेशर की फॉर्म में। ये है हमारा पंप या कंप्रेसर, ठीक है। अगर वाटर है तो पंप, और अगर एयर है तो कंप्रेसर। और अगर मैं बात करता हूं फैन एंड ब्लोअर की, तो फैन एंड ब्लोअर में क्या हो जाएगा कि यही चीज हमारी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को बढ़ा रही होगी, किसके? एयर के। फैन एंड ब्लोअर में हमारे पास यही चीज एयर या गैस की वेलोसिटी को बढ़ा रही होगी, वहां पर प्रेशर बढ़ाना हमारा मेन पर्पस नहीं होगा। उम्मीद है यहां से अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एनर्जी ट्रांसफर फॉर द रोटोडायनेमिक मशीन्स क्लियर हो रहा होगा। क्लियर?
ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जो फ्लूइड मशीनरी की बात करते हैं, फ्लूइड मशीनरी की बात करते हैं, अगर मैं एक छोटे से आउटकम की बात करूं तो आप फ्लूइड मशीनरी को फ्लूइड चैप्टर के, फ्लूइड सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड चैप्टर के, फ्लूइड सब्जेक्ट के बाद आप फ्लूइड मशीनरी को रखते हैं या नहीं? ठीक है, फ्लूइड मशीनरी को आप इसके बाद रखते हैं। इसका मतलब आप ये सोचते हैं कि फ्लूइड से रिलेटेड मतलब वाटर वाली जो मशीन्स हैं वही हमारी फ्लूइड मशीनरी कहलाती है, वाटर वाली मशीन से फ्लूइड मशीनरी कहलाती है, ऐसा आप सोच के चलते हो। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पावर प्लांट है, जो पावर प्लांट है वो भी हमारी क्या है, उसमें जो हमारी टरबाइन काम कर रही हैं, उसमें जो हमारी टरबाइन काम कर रही हैं, उसमें जो हमारे पंप्स काम कर रहे हैं, उसमें जो हमारे कंप्रेसर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? फ्लूइड मशीनरी में। ठीक है, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं? फ्लूइड मशीनरी में। तो फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट एक क्लियरिटी आना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए पावर प्लांट एज ए सब्जेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि पावर प्लांट की जो मशीन्स होती हैं वो फ्लूइड मशीनरी नहीं है, वो बिल्कुल वो फ्लूइड मशीनरी है। इस मिथ को क्लियर रखिएगा, वो भी एक तरह से फ्लूइड मशीनरी है, वो भी फ्लूइड मशीनरी है। ठीक है, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे वो टरबाइन हो, चाहे वो पंप हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो गैस टरबाइन की बात करते हैं वो भी आपकी फ्लूइड मशीनरी है, जो गैस टरबाइन है वो भी फ्लूइड मशीनरी है, जो स्टीम टरबाइन है वो भी फ्लूइड मशीनरी है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ हम जो इस सब्जेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ रहता है फ्लूइड मशीनरी, बट एक्चुअल में हम इस कंटेंट में बात क्या कर रहे होते हैं? हम इस कंटेंट में बात क्या कर रहे होते हैं? हाइड्रोलिक मशीन्स की, हाइड्रोलिक मशीन्स की। ये जो होती है ये बात होती है हाइड्रोलिक मशीन्स की। तो हाइड्रोलिक मशीन्स की बात कर रहे होते हैं जहां पर हमारा जनरली जो फ्लूइड होता है वो हम क्या लेके चलते हैं? वाटर। तो हम सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड जो हमारे पास मशीन्स हैं हम उनकी बात करेंगे। इसका मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सी मशीन है हमारे पास? इससे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइड्रोलिक टरबाइन है, हाइड्रोलिक टरबाइन है, और हमारे पास हाइड्रोलिक पंप है। ठीक है, ना ही हम कंप्रेसर की बात करेंगे, ना ही फैन की बात करेंगे, ना ही ब्लोअर की बात करेंगे। और जो मिससेलेनियस डिवाइसेस होती है जिसमें हाइड्रोलिक मतलब वाटर का हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें जैसे कपलिंग हो गई, टॉर्क कन्वर्टर हो गया, उनके बारे में हम मिससेलेनियस में बात करेंगे। जबकि मेन हमारे पास सिर्फ दो ही डिवाइसेस हो जाएंगे, टरबाइन एंड पंप। क्लियर? ठीक है, हाँ। संदीप जी, मैकेनिकल को स्टोर्ड में कन्वर्ट कराने की जरूरत, रिक्वायरमेंट क्यों है? जरा समझिएगा। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट इसलिए कराना होता है, जैसे कि एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया था, इन जो हमारे पास घर में हमारे पास हमें एनर्जी जो वाटर है उसे लिफ्ट अप करना होता है ऊपर। ठीक है, एक टैंक रखा होता है घर के ऊपर, तो वहां पर हमें लिफ्ट अप करना होता है। तो अगर हमें लिफ्ट अप करना है तो बेसिकली होगा क्या? हम क्या वाटर की एक ड्रॉपलेट को लेंगे और वहां पर पहुंचा देंगे, एक ड्रॉपलेट को लेंगे वहां तक पहुंचा देंगे? नहीं ना। हमें क्या करना होगा? हमें उसमें एक ऐसी एनर्जी को प्रोड्यूस करना होगा जिसकी हेल्प से वो एक हाइट को अचीव कर ले, जिसकी हेल्प से वो एक हाइट को अचीव कर ले। और जब वो हेल्प मिलेगी तभी तो वो हाइट को अचीव करेगा ना। तो वो जो हेल्प मिलने वाली जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो फॉर्म है उसकी स्टोर्ड एनर्जी, वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हाई ग्रेड एनर्जी। और हाई ग्रेड एनर्जी का सेंस कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्रेशर एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो यहां हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? उसे प्रेशर एनर्जी में। किसकी हेल्प से? मैकेनिकल की हेल्प से। तो मैकेनिकल की हेल्प से हमने सबसे पहले क्या किया कि वाटर को लिफ्ट अप किया। वाटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसे बढ़ाने की कोशिश करके उसे हमने लिफ्ट अप किया। ठीक है, लिफ्ट अप करने के बाद उसमें फिर से एनर्जी को हमने ट्रांसमिट किया, और उस ट्रांसमिट एनर्जी की हेल्प से ही हमने उस चीज को ऊपर लिफ्ट कर पाए। नहीं तो उसे लिफ्ट ही नहीं कर पाते, उसे लिफ्ट ही नहीं कर पाते जब तक इसकी स्टोर्ड एनर्जी हम बढ़ाएंगे नहीं। स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे। तो प्रेशर एनर्जी ही कहीं ना कहीं उस चीज को यहां से यहां तक अपने आप लिफ्ट करा पा रही है। ठीक है संदीप जी, क्लियर हुआ? ठीक है, ये था हमारा जो आपने क्वेश्चन किया, ये था हमारा पंप से रिलेटेड, ठीक है, या कंप्रेसर से रिलेटेड।
कि हमें मैकेनिकल को स्टोर्ड में क्यों कन्वर्ट करना होता है, जबकि हमारे पास जो प्लांट होते हैं, जो पावर प्लांट होते हैं बेसिकली, वो पावर प्लांट में क्या होती है, टरबाइंस यूज, मतलब हमें मैकेनिकल वर्क हमें निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, है ना। स्टोर्ड एनर्जी किसी भी रूप में हो, हमें फाइनली मैकेनिकल वर्क निकालना होता है शाफ्ट पर, है कि नहीं, क्लियर। चलिए गुड, ठीक है। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। ये उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। जो हम एक मिथ लेके चलते हैं कि फ्लूइड मशीनरी सिर्फ और सिर्फ एफएम के आगे का पार्ट होता है, नहीं, वो पावर प्लांट भी है, वो आईसी इंजन भी है, वो आरएसी भी है, सब कुछ है, ठीक है। वहां पर फ्लूइड से जो रिलेटेड चल रही है, वो कंप्रेसर्स वगैरह जो डिवाइसेस लग रही हैं, वो सारी फ्लूइड मशीनरी है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सिर्फ हाइड्रोलिक मशीन इस सेशन में, ठीक है। ये जो हम सेशन पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोलिक मशीन्स का सेशन बेसिकली, ठीक है। बट जनरली हम उसे फ्लूइड मशीनरी ही बोल देते हैं, बट उसका जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मशीनरी क्या है और हमारे पास जो अलग अलग डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्लूइड मशीन्स की मशीनरी की डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले फ्लूइड मशीनरी की डेफिनेशन लिखिएगा। ए फ्लूइड मशीन इज अ डिवाइस, ए फ्लूइड मशीन इज अ डिवाइस which converts the energy stored. A fluid machine is a device which convert the energy stored by a fluid into mechanical energy or vice versa, into mechanical energy or vice versa. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, the energy stored by a fluid mass, the energy stored by a fluid mass appears in the form of potential, kinetic, pressure and intermolecular energy. नेक्स्ट लिखिएगा, द मैकेनिकल एनर्जी ऑन द अदर हैंड is usually transmitted by rotating shaft. The mechanical energy on the other hand is usually transmitted by the rotating shaft. Next लिखिएगा, machines using liquid, mainly water, for almost all practical purposes are termed as hydraulic machines, ठीक है। ओके, सो हमने यहाँ पर बेसिकली जो हाइड्रोलिक टरबाइन है, जो हमारे पास हाइड्रोलिक जो फ्लूइड मशीनरी है, बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लूइड मशीनरी के हमने एबीसीडी को समझ लिया है अच्छे से कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, फ्लूइड मशीनरी और हाइड्रोलिक मशीन्स में क्या डिफरेंस है, फ्लूइड मशीनरी को हमें कहाँ तक ब्रॉडली सोचना है, साथ ही फ्लूइड मशीनरी में बेसिकली जो डेफिनेशन होती है स्टोर्ड एनर्जी की और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन की, वो क्या होती है, कहाँ पर वाइस वर्सा वाला इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पर फैन एंड ब्लोवर की बात हो रही है, कहाँ पर हमारे पास पंप एंड टरबाइन की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक बेसिक चीजों को समझा और कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। तो मैकेनिकल फॉर्म से हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है किसमें, प्रेशर या काइनेटिक में, ऐसे ही प्रेशर या काइनेटिक का फॉर्म का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, आपके मैकेनिकल में। किसके हेल्प से, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड नहीं, इंटरमोलिकुलर से डायरेक्टली आप मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है ना। उम्मीद है अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अपना कंप्लीट किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट, क्लियर, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा यहाँ कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे इम्पैक्ट ऑफ जेट की तरफ। ठीक है। पहले आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट समझना होगा, उसके बाद ही हम हाइड्रोलिक टरबाइन पर चल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट्स, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट्स में या जेट बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर हम अगर बात करें सबसे पहले फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं वर्क डन, तो वर्क डन में हमारे पास कोज क्या होता है, वर्क डन में हमारे पास कोज क्या होता है, फोर्स की वजह से तो वर्क डन हो रहा है, ऐसा हम सोच के चलते हैं ना, ठीक है। फोर्स की वजह से यहाँ वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल बात करूं
तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन का कोस फोर्स मानता हूँ तो फोर्स होता क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है डी बाई डी टी इंटू एम वी, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यही हमारे पास फोर्स है, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा फिजिकली सोचो जरा अच्छे से, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, जनरली हम सॉलिड बॉडी की ही बात करते हैं जनरली, ठीक है। तो सॉलिड बॉडी पर हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं, तो अगर ये स्टार्टिंग में मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है, v1 एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी जिससे ये बॉडी जा रही थी स्टार्टिंग में, ये मेरी v इनिशियल है, ठीक है, v1। अगर ये इस वेलोसिटी से जा रही है तो इसके पास अपना कुछ मास है, तो ये m इंटू वी के साथ एक इनिशियल मोमेंटम लिए हुए होगी, m इंटू वी के साथ ही एक इनिशियल मोमेंटम लिए हुए होगी, क्लियर है, इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, m इंटू वी के साथ एक इनिशियल मोमेंटम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, m इंटू वी का था, ठीक है, जिसे हमने m इंटू वी वन बोल दिया। अब अगर मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, अभी ये m v1 से जा रही थी, v1 से जा रही, तो m v1 इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब मैं इस पर एक फोर्स लगा देता हूँ, फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स का काम होता है मोमेंटम को चेंज करना, बेसिक डेफिनेशन फोर्स की ये होती है, ठीक है, m a तो बाद में डिराइव होता है, ये एक्चुअली इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर m इंटू बी जो है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम है इसका इनिशियल, तो फोर्स लगाया तो फाइनल मोमेंटम ये हो गया इसका, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ गई, फाइनल मोमेंटम में क्या हुआ, वेलोसिटी इसकी बढ़ गई, v2 हो गई, ये मेरी v फाइनल है मान लीजिए, किसकी हेल्प से, इस फोर्स की हेल्प से, जो हमने फोर्स लगाया हुआ था उससे फाइनल वेलोसिटी मेरी v2 हो गई। तो फाइनल मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम बॉडी का कितना, फाइनल मोमेंटम आ गया mv2, बात क्लियर हो रही है। तो यहां से अब जरा फोर्स की डेफिनेशन को समझो, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, समझिएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी कितना है, mv2 माइनस mv1, ये है या नहीं, डी बाई डी टी, mv2 माइनस mv1, क्यों, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी हमने कितना फोर्स अप्लाई किया वो किससे पता लगेगा, जितना हमारा फाइनल मोमेंटम आया माइनस में इनिशियल मोमेंटम जो था, मतलब हमने क्या किया, हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसकी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश की, तो हमने उस पर फोर्स लगाया, उसने हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाया, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो हमारे पास क्या है, वो फोर्स कितना है, mv2 माइनस mv1 का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आ रही है कि अगर मैं यहां पर, ये तो सॉलिड बॉडी के लिए आपको समझ में आ रहा है कि सॉलिड बॉडी है आपके पास, इसमें अगर हमें फोर्स बताना है तो फोर्स क्या होगा, जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा उसमें हमने जितना चेंज किया वो मेरा फाइनल मोमेंटम आया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, फोर्स, है ना, कि जितना हमने फोर्स इस पर डिलीवर किया, अब जरा समझिएगा इसका जो मेन फंक्शन मैं यहां लेके चल रहा हूं, ये क्या है, अगर मैं इस बॉडी को एक वाटर बॉडी मान लूं, समझिएगा इस चीज को, अगर मैं इस बॉडी को एक वाटर बॉडी मान लूं, तो अब वाटर बॉडी के ऊपर सोचिएगा कि अगर एक ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो इस वाटर बॉडी या वाटर पार्टिकल के कॉम्बिनेशन उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, पहले उसके वेलोसिटी थी v1 के हिसाब से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द वाटर, फोर्स ऑन द वाटर बॉडी, वो क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन द वाटर बॉडी क्या कहलाएगा, ये क्या है, एक तरह से फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम चेंज, मतलब डी बाई डी टी, रेट ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस रेट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर डी बाई डी टी भी तो करेगी ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, अगर सिंपल सी बात करूं मैं कि m, अगर मैं इसे m को डॉट कर दूं, इसे m को डॉट कर देता हूं, तो मेरा यहाँ पर सेकंड के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही मेरा क्या कहलाता है, फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, एक तरह से अगर मैं वर्डिंग में लिख दूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि ये वाटर बॉडी है, तो हम यहाँ पर m डॉट लेके चले, ठीक है, m डॉट, ये जो t है वो मैंने इसके साथ लिया, तो m डॉट इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, m डॉट v2 माइनस v1, फोर्स ऑन द वाटर बॉडी क्या आया, m डॉट v2 माइनस v1, मतलब हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी v1 थी,
फाइनल इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा इसके ऊपर वो इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है ना, वो इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ एनर्जी कम थी उसके पास और यहाँ एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। हमने क्या किया, हमने इस एनर्जी को बढ़ाया, किसकी हेल्प से, फोर्स प्रोवाइड करके। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझो कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास मोमेंटम का चेंज हुआ mv2 फाइनल माइनस mv1, तो हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके ऊपर। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन से डिवाइस में लगाया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को ही हम किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी, मतलब एक एनर्जी की फॉर्म बढ़ा रहे होते हैं। जैसे अभी संदीप जी ने पूछा था कि हम यहाँ पर एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म को बढ़ाते हुए एनर्जी का एक ट्रांसमिशन उसके अंदर करते हुए कहीं ना कहीं वो एक फंक्शन किसका आ रहा है, पंप का। तो ये वाली चीज किसके लिए हुई, ये चीज हुई पंप के लिए, ये कंडीशन किसके लिए हुई, पंप के लिए। जरा इस चीज को समझिएगा बड़े अच्छे से कि यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ऑब्वियस है। फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑन दैट बॉडी, फोर्स ऑन दैट फ्लूइड बॉडी। हम कितना कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि फोर्स उस पर लग रहा है, ये आया m डॉट v2 माइनस v1, है कि नहीं, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे कहूं फोर्स बाय द वाटर बॉडी, फोर्स बाय द वाटर बॉडी, इसको समझिएगा बस, यही इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स बाय द वाटर बॉडी। ये चीज आपको पंप वाली चीज तो समझ में आ रही है, पंप वाली चीज समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि वाटर का जो एनर्जी है वो बढ़ाना है। तो वाटर की एनर्जी बढ़ाने के लिए वाटर पार्टिकल को समझा, जैसे सॉलिड पार्टिकल था वैसे ही वाटर पार्टिकल समझा। इस वाटर पार्टिकल में अगर एनर्जी बढ़ानी है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। फोर्स अगर मैंने इसमें लगाया तो कितना हुआ, m डॉट v2 माइनस m डॉट v1, ये आ गया। फोर्स किस पर अप्लाई किया, जो हमने वाटर बॉडी पर, वाटर बॉडी पर जो अप्लाई किया उसकी वैल्यू सीधी आ गई। बट टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में वाटर बॉडी फोर्स लगा रही होती है, किस पर, टरबाइन के ब्लेड पर, टरबाइन के ब्लेड पर वाटर बॉडी फोर्स लगा रही होती है। इसका मतलब ये चीज है उल्टी, समझो इस चीज को। यही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जो आप यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है, यहीं से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, समझिएगा इस चीज को, ठीक है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं फोर्स बाय द वाटर बॉडी, तो क्या होगा, फोर्स बाय द वाटर बॉडी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर आपको डी एलम्बर्ट्स से लेके चलता हूं, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से लेके चलता हूं, तो वहां पर आपको समझ में आता है सॉलिड बॉडी के हिसाब से कि अगर आप सॉलिड बॉडी पे बैठो, सोचो अपने आप को कि आप खुद एक सॉलिड बॉडी हो, आपके ऊपर अगर एक फोर्स लगता है तो आप उसका विरोध करते हो ना, किससे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। समझिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या बोला गया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोला गया था कि हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है। तो अगर आप एक सॉलिड बॉडी हो, आप पर एक फोर्स लग रही है, तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका एक रिवर्स आप उसके ऊपर लगाओगे, ठीक है। तभी तो हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी थी, F माइनस एम में इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ये उस सॉलिड बॉडी ने इसके ऊपर लगाया जो फोर्स लगा हुआ था, है ना। तो यही चीज यहाँ पर इफेक्ट देखना है हमें कि फोर्स बाय द वाटर बॉडी, फोर्स बाय द वाटर बॉडी कितना लग रहा होगा, फोर्स बाय द वाटर बॉडी लग रहा होगा माइनस ऑफ Fx, ये अगर Fx है तो ये क्या है, माइनस ऑफ Fx। यहाँ पर ये माइनस ऑफ दैट का मीनिंग हुआ कि ये वाटर बॉडी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, वाटर बॉडी जो ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है कि फोर्स लग रहा है किसी की वजह से, तो अगर वाटर बॉडी का हम उस पर इफेक्ट देखें तो वो माइनस ऑफ Fx होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डॉट v1 माइनस v2, इसका फिजिकल सेंस समझना है, उससे समझ में आ जाएगा इजीली। और m डॉट v1 माइनस v2 मतलब यहां पर क्या हुआ, m डॉट v1 मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो यहां से आप समझो इस चीज को कि यहां पर अगर वाटर बॉडी के पास इतनी एनर्जी थी, समझो इस चीज को, वाटर बॉडी के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट किया किसके ऊपर, एक सॉलिड बॉडी के ऊपर, ठीक है। वाटर बॉडी के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट किया इस सॉलिड बॉडी के ऊपर, और यहाँ पर उसने उसकी वाटर बॉडी के बारे में सोचिएगा कि वाटर बॉडी इनिशियल मोमेंटम ज्यादा लिए हुए थी, m डॉट v1 उसके पास ज्यादा था, एनर्जी ज्यादा थी। अब उसकी एनर्जी इसको टकराने के बाद कितनी रह गई, कम, m डॉट v2। तो कितना इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो m डॉट v1 जो इसका इनिशियल मोमेंटम था उसमें से अगर मैं इसका फाइनल मोमेंटम निकाल दूं तो उतना जो एनर्जी का लॉस हुआ, वही एनर्जी का लॉस कहीं ना कहीं फोर्स ट्रांसमिशन हुआ ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी एनर्जी के लॉस के हिसाब से इस पर फोर्स ट्रांसमिशन हुआ। तो ये जो आपके पास F आया वो किसके बेसिस पर आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है टरबाइन के बेसिस पर। आप समझिएगा इस चीज को, ये आ रहा है टरबाइन के बेसिस पर। टरबाइन क्या होती है कि उसमें स्टार्टिंग में मोमेंटम ज्यादा होता है और फाइनल मोमेंटम उसका कम हो जाता है, रेट ऑफ मोमेंटम उसका कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि m डॉट v1 बड़ा m डॉट v2 से,
तो इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पर वाटर बॉडी ने लगाया, फोर्स बाय द वाटर बॉडी ऑन दैट रनर, ऑन दैट इम्पेलर, वही आपके लिए क्या कहलाएगा, m डॉट v1 माइनस m डॉट v2 के सेंस में। ठीक है, तो हमारे पास जो ये चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही आपको टरबाइन का सेंस और वही आपको पंप का सेंस देता है ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी, अगर वाटर बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो कहलाता है पंप, m डॉट v2 माइनस m डॉट v1। कहीं ना कहीं ये वाला जो फाइनल मोमेंटम होता है वाटर बॉडी का, वो हमें बढ़ाना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, है ना। तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी क्या हुई है, घटी है। समझिएगा, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी क्या हुई है, स्टोर्ड एनर्जी यहाँ पर घटी है, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी घटी है, तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही होगी जिस रनर पर वो फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको m डॉट v2 पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी दी जा रही है, तभी m डॉट v2 आ रहा है v1 के कंपैरिजन में। जबकि यहाँ पर m डॉट v1 से एनर्जी ली जा रही है, तभी तो वेलोसिटी कम रह गई। इसका मतलब यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी घट रही है, कुछ ना कुछ वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ठीक, चलिए रफ कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो बेसिक जो है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ जेट का, वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बेसिक क्या है, फाइनली इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, जो बेसिक फार्मूला बन के आ रहा है, उस बेसिक फार्मूले को लिख लेते हैं। बेसिक फार्मूला क्या आया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर बॉडी, by the water body, force exerted by the water body equal to rate of change of initial momentum minus final momentum। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसे, m डॉट v1 माइनस m डॉट v2। ये हमारे लिए हो गया फोर्स एक्सर्टेड, मतलब fx, ये x डायरेक्शन में fx हो गया हमारा। m डॉट v1 माइनस m डॉट v2, ये हमारा x डायरेक्शन में फोर्स हो गया, ये हमारा x डायरेक्शन में फोर्स हो गया। ठीक है, अब फर्दर हम बात कर लेंगे फिर इसमें जो हमारे पास m डॉट v1 माइनस m डॉट v2 है, कि किस सेंस में। अब सेंस हमें लेके चलना है, केसेस लेके चलने हैं। केसेस बेसिकली, केसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट केस में अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक यहाँ पर ये पर्टिकुलर ऐसे एक फ्लैट प्लेट लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट केस है फ्लैट प्लेट का। तो अगर मैं फ्लैट प्लेट का केस लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पर एक नोजल लेके चल रहा हूँ मैं, ये मेरे पास एक नोजल है, ठीक है, जहाँ से मैं वाटर को इम्पिंज कर रहा हूँ, आगे की तरफ वाटर पार्टिकल्स आगे की तरफ जा रहे हैं और इस पर लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास एक ये, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम एक स्प्लिटर लेके चलते हैं। अगर हम एक स्प्लिटर ना लें यहाँ पर तो क्या होगा, स्प्लिटर ना लें तो ये जो वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर जा रहे हैं इस पर टकराएंगे, तो वो इस शेप को ऐसा भी कर सकते हैं, वो इस शेप को ऐसा कर सकते हैं, वो इस शेप को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो इस पर एक जर्क दे सकते हैं, एक बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक शेप चेंज हो जाएगी इस शेप की। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्मूथ फ्लो रहे, एक स्मूथ फ्लो रहे, तो हम क्या करते हैं, आवर रिक्वायरमेंट इज दैट कि यहाँ पर हम जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लगेंगे तो इस पर स्प्लिटर्स यूज करते हैं, इस पर हम स्प्लिटर्स यूज करते हैं। स्प्लिटर्स यहाँ ऐसे लगे होते हैं, ये स्प्लिटर्स यूज करते हैं। इन स्प्लिटर्स की हेल्प से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के हमारे पास ये एक रे आ रही है, ये इधर ऐसे जाएगी, ये इधर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो वो डाइवर्ट हो जाएगी इजीली। ऐसे ही अगर हमारे पास एक कर्ड वेन है तो कर्ड वेन पे भी हम स्प्लिटर्स यूज करते हैं ऐसे। तो ये मेरे पास स्प्लिटर हैं इस कर्ड वेन पर। ठीक है, तो इस पर भी अगर यहाँ पर वाटर पार्टिकल्स ऐसे आएंगे तो ऐसे टूटेंगे और ऐसे टूटेंगे।
क्लियर हो रहा है? इस तरह से जाएंगे। अब जो फर्दर हमारे पास प्लेट्स की कंसिडरेशन है उसमें हमें क्या लेके चलना होता है, उसमें हमें Fx लेके चलना होता है, जबकि Fy हमारे पास 0 होना चाहिए। हमारे पास जो वर्टिकल y वाला फोर्स है वो 0 होना चाहिए। किस सेंस में? जरा इस चीज को समझो, जरा इस चीज को समझो कि हमारी रिक्वायरमेंट Fx को मैक्सिमम करने की होती है जबकि Fy को 0 करने की। क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको एक ही एग्जाम्पल बताया, ये इस तरह का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ये मशीन है, इस पर्टिकुलर मशीन के बारे में सोचता हूँ, तो ये मशीन पर मुझे कुछ इस तरह के ये बकेट्स दिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बीम को ऐसे लेके आता हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो हमारे पास वाटर की बीम है उसे मैं यहाँ पर इस तरह से लेके आता हूँ, तो जरा देखिएगा कि ये जो वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, उस स्ट्राइक के बाद सबसे ज्यादा Fx लगना चाहिए ना, मतलब एनर्जी का। अगर हो सके तो ये जरूरी है कि m.v1 आइडियल केस में m.v1 यहाँ पूरे का पूरा एनर्जी ट्रांसमिट कर दे इस पर, और यहाँ पर ये फोर्स इसमें डेवलप हो और फोर्स डेवलप होकर ये रोटेशन में चला जाए। तो हमारे पास m.v1 से यहाँ पर जो v2 होना चाहिए वो 0 होना चाहिए आइडियल केस में। बट आइडियल केस में, रियल केस में ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे टरबाइन के केसेस में, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि m.v1 से जितना हो सके सारे का सारा फोर्स इस पर कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब Fx जो है वो सबसे ज्यादा आना चाहिए। Fx जो है इनिशियल मोमेंटम का चेंज माइनस फाइनल मोमेंटम का चेंज, वो आपके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो Fx शुड भी क्या होना चाहिए? अवर रिक्वायरमेंट क्या है? अवर रिक्वायरमेंट क्या होंगी? Fx शुड बी मैक्सिमम, Fx शुड बी मैक्सिमम व्हाइल Fy शुड बी 0। Fy का मीनिंग क्या हुआ? Fy का मीनिंग है कि यहाँ पर ये जो y डायरेक्शन है उस पर फोर्स ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर y डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट वो बबल कर जाएगी। उस पर क्या होगा? उस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो वहां पर कोई भी फोर्स उस पर नीचे की तरफ लगने वाला नहीं है, उसे इक्विलिब्रियम में नहीं रखेगा। तो रोटर जो शाफ्ट है हमारे पास वो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगी। तो ये अगर इस तरह से हुआ तो पूरी ही आपकी जो रनर ब्लेड्स हैं वो पूरे ही टिल्ट हो जाएंगे, ऐसे प्लेन जाएगा, फिर वो सारा का सारा प्लेन खराब हो जाएगा, वो फाइनली टूट जाएगा। तो उसको आपको इससे बचाने के लिए Fy शुड बी 0 रखना होता है। Fy हमें कोशिश ये करनी होती है कि प्लेन से इस तरह से बने, ब्लेड्स इस तरह से बनाए कि Fy 0 रहे। तो इसी सेंस को हम कल समझेंगे कि Fy और Fx की वैल्यू हम मैक्सिमम या Fy की 0 हम रखने के लिए अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल आप एक काम कीजिएगा, इसे भी और केस में ना लिखते हुए अभी आप सिंपल यहाँ पर हमारी आवर रिक्वायरमेंट्स में लिखिए, आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम केसेस की बात करेंगे, केसेस हम देखेंगे फाइनली, फिर हम फाइनली केसेस देखेंगे, ये चीज कंप्लीट, ठीक है। फाइनली हम फिर केसेस देखेंगे। केसेस क्या होंगे हमारे पास? 4 केसेस हम एटलीस्ट डिस्कस करेंगे पहले। कल जो हम करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं केसेस डिस्कस। इन केसेस में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे फ्लैट प्लेट, ठीक है। सेकेंडली डिस्कस करेंगे हम इंक्लाइंड प्लेट, थर्डली कर्व्ड सरफेस में भी आपके 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा एक सिमिलर, मतलब एक सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस, जिसमें यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रही होगी विदन, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम एक कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे जो कि यहाँ से ऐसे V लग रही होगी, V1 यहाँ से आ रही होगी, ठीक है। तो ये 4 केस हम कल स्टार्टिंग में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरह का तो पूछते रहिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। हम जो फ्लूइड मशीनरी है उसे हम कंप्लीटली 20 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं विद डेप्थ, सारी चीज़ें समझते हुए। जो भी आज की क्लास आपने देखी है उसमें आपने सारी चीज़ जितनी अभी तक समझी है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियरली आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट लेके चला, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, हमने दोनों को ही एक साथ लिया है। हमने मैकेनिकल के सेंस होते हैं, बिल्कुल मैकेनिकल का इसमें ज़्यादा पार्ट रहता है, बट कहीं ना कहीं सिविल को भी मैंने कोशिश यही रखी है कि उनको सिंपल वर्डिंग में समझाया जा सके। हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने बात की थी, ठीक है। साथ ही हमने बात की कि फ्लूइड मशीनरी एंड हाइड्रोलिक्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही हमने बात की पावर प्लांट जो होता है या आईसी इंजन जो होता है या आरएसी होता है वो भी फ्लूइड मशीनरी के ही पार्ट होते हैं, जबकि हम उसे सेपरेटली पढ़ रहे होते हैं और अलग से ही हम फ्लूइड मशीनरी का नाम दे देते हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत होता है, ठीक है। तो आपके अपने माइंड में भले से फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद
फ्लूइड मशीनरी पढ़ रहे होते हैं, बट वो एक्चुअल में होता है हाइड्रोलिक मशीन जो कि आपके सब्जेक्ट में रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमने बात की कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन, फ्लूइड मशीनरी से क्लासिफिकेशन जितने भी थे, और साथ में हमने बात की कि ये जो इम्पैक्ट ऑफ जेट होता है उसको हम किस तरह से डील करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि बॉडी पर फोर्स कैसा लगता है, वो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है पहले से, उसी का मैंने थोड़ा रिकैप्सुलेशन किया। और वाटर की हेल्प से, वाटर पर फोर्स एंड वाटर की वजह से फोर्स, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, वाटर पर फोर्स एंड वाटर की वजह से फोर्स। इम्पैक्ट ऑफ जेट में कल हम यही देखेंगे कि वाटर की वजह से फोर्स एक प्लेट पर किस तरह से लगता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास। सोमेश जी सर मशीनरी, हाँ बिल्कुल सोमेश जी, मशीनरी यहीं से यहीं पर कंटिन्यू चलने वाली है, ठीक है, यहीं पर कंटिन्यू चलने वाली है 1 से 3, ठीक है, 1 से 3। और कोई भी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। Okay then, thank you class.